चले चले ध्रुषी पढ़े फिर। अच्छा जी। सेक्शन नंबर 12 डील करता है थोड़ा सैलरी को, साथ साथ समझे कि सैलरी को भी हम उसका खोलने लगे हैं, फर्स्ट हेड को स्टार्ट करने लगे हैं साथ साथ, पिछली क्लास को भी साथ साथ कनेक्ट करके। आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं जी। ये 2420 वाली बात को, 24 लाख रुपए आपकी सैलरी हो, कितनी हो, 24 लाख सैलरी हो। अच्छा अभी इसको छोड़ दें, अभी वाला रेट को, पिछले साल जो रेट था ना 2025 में, अभी तो कौन सा टैक्स ये चाह रहा है 2000, उसमें जो हमारा टैक्स बनता था पता है कितना बनता था 24 लाख पे? 2,30,000। पोर्टल पे भी दिखा दूंगा, आप फर्स्ट शेड्यूल में जाके चेक कर लेना, 2,30 ही बनता है, ठीक है। मैंने याद किया हुआ है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर 2,30,000 कट गया तो हमें पैसे मिलेंगे कितने? 21 लाख है, 21,70,000 मिलेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद होल्डिंग, और इसको कहते हैं नेट सैलरी या टेक होम सैलरी। ऐसे ही है। मैंने सवाल ये किया कि जो बंदा सैलरी देने वाला है कौन है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर, अब गौर से फरमाइएगा फिर लॉ को बताता हूँ। एम्प्लॉयर ने इतने पैसे तो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए, इतने पैसे सरकार को जमा करवा दिए, और ये लिखा कि बिशारत साहब जो हैं उनके, राय बिशारत अली के जो टैक्स है वो इतना है। कितना? 2,30,000। उसने टैक्स अपना नहीं बताया, यानी कि उसने पहले, सुनिएगा दोबारा से, अपने काउंटर से निकाला 24 लाख, यहां पे रख दिया। पूरे साल की बात कर रहा हूं, महीने की बात नहीं करते। 24 लाख में से 21,70 मेरे हवाले कर दिया, 2 चीज उठा के सरकार के हवाले कर दिया। उसकी जेब से निकले कितने? वो जो टैक्स कटा है ना, वो टैक्स बेसिकली बिशारत साहब का टैक्स है। तो सर उसने क्यों काटा है? बेसिकली वो विद होल्डिंग एजेंट। अच्छा, विद होल्डिंग एजेंट लॉ ने मुकर्रर क्यों किए? लॉ ने विद होल्डिंग एजेंट लगाए क्यों? ये समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पे, अभी इस चीज को थोड़ा सा सादा लफ्जों में समझाने के लिए, मेरी सैलरी आप कर लें कितनी, 2 लाख बनती है, लेकिन 24 लाख पूरे साल की हो। अगर आपको 11 माह सैलरी मिलती रहे, और बाद में मैंने कंपनी फोन करे कि यार 30,000 रुपया दो, आपका टैक्स 2,30,000 बनता है, तो आपने 2 लाख आपका सैलरी का रहता है, तो बाकी हम आपको 22 लाख तो दे चुके हैं, क्योंकि 11 माह तो आप लेते रहे होंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। हमने कहा कि यार मैं तो बड़ी मुश्किल से महीना पूरा कर रहा था, आप बजाय देने के मांग रहे हैं। तो एक कंसेप्ट आया कि भाईजान एंड पे पैसे लेने के बजाय हम गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करते हैं जिसमें कहते हैं पे एज यू अर्न। जैसे आप कमाओ वैसे हमें दो। एफबीआर क्या कहता है, मतलब गवर्नमेंट कहती है एफबीआर के जरिए, साडा हक एतराज, यानी कि आप कमाओ, हमें हमारा हिस्सा देते जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इसलिए उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया। तो अब अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेस करता है, ये कंपनी है, तो कंपनी अपने खातों में अपना खर्चा लिखेगी कितना? 24 लाख। अच्छा, ये आप एक बात और टेक्निकली दूसरे एंगल से भी सोचनी है, यानी कि साथ हमने कंपनी वालों का भी खाता स्टार्ट कर दिया है। बात समझ रहे हैं? कि कंपनी का कोई बंदा पूछे कि यार कितने रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर हम कंपनी बैठे हो, हम कहेंगे हमारा खर्चा तो इतना है। और लेकिन ये जब सरकार के खाते में जमा होगा ना, तो हमने अपना नाम नहीं बताना, हम अपना नाम बताते हैं कि हम विद होल्डिंग एजेंट है। ये है किसकी अमाउंट, ये इसका फायदा मजा कौन लेगा? विद होल्ड ही लेगा। यानी कि विद होल्ड ही इसको अपने रिटर्न में क्या करेगा? क्लेम करेगा। अपने रिटर्न में इसको क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा जी। लॉ इसके बारे में क्या कहते हैं उसको भी देख लें। लॉ कहते हैं, भाई ऑनलाइन वाले को देख लें, इन्होंने कुछ बातें लिख के भेजी हुई हैं। वालेकुम सलाम जुबैर साहब। जुबैर साहब आ गए जी। हु फायर टर्न आफ्टर ड्यू डेट विद चार्ज इज कॉल्ड लेट फाइलर। शाबाश सर जी। अगर किसी की एफबीआई 2008 में इनरोलमेंट कर लेता है, और उसमें उसकी आज रिकवरी करता है पासवर्ड की, तो मुझे कितने साल की रिटर्न फाइल करनी होगी? ठीक है, इस पे भी हम कर लेते हैं। चलो एक डिस्कशन छोटी सी कर लेते हैं।
छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। याद रखें, अच्छा, एफबीआर ने एक आप लोगों का इम्तिहान लेने के लिए कार्रवाई ये डाली हुई है, मिसाल के तौर पे जिंदगी भर में कभी रिटर्न फाइल ना करूं, 2025 में रिटर्न फाइल करूं, तो उन्होंने अपने पोर्टल के अंदर एक ऐसा फार्मूला लगाया हुआ है कि मुझे एक नोटिस आता है, पता है किसका? 24 का भी और 23 का भी, शाबाश। अच्छा, मैं पता क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इन्होंने पिछले 2 सालों का नोटिस भेजना है, मैं पहले 23 की फाइल करता हूँ, फिर 24 की, फिर 25 की। अच्छा, वो कहते हैं नहीं यार, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सियाने हैं, अब आप 2022 की फाइल करें और 2021 की भी। ये नहीं कि अब आप एक बात अपने पल्ले बांध लें कि पिछले 5 साल की, मतलब नॉर्मली 2 साल कहते हैं, चलो 5 साल की भी लगा लें। यानी कि जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, जो रिटर्न फाइल करेंगे, उन्होंने पोर्टल को समझाया हुआ है कि आपने इनबॉक्स में एक नोटिस भेजना है सेक्शन 114(4) का। अच्छा, मुझे फोन आया था कि सर ये क्या बना है, इस 14(4) ये है कि भाई सेक्शन 114(1) कहता है, 114(1) वो कहता है कि आपने रिटर्न को फाइल करना है, और किसने करना है उसकी एक लंबी लिस्ट देता है। हम छोटी छोटी टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहेंगे। एक बात हमने पढ़ी हुई है, हु हैज obtained एनटीएन। एनटीएन किसे कौन ले लेता है? जो बंदा एफबीआर के पोर्टल पे जाके, आईरिस पे जाके क्या कर लेता है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जो बंदा अपने आप को पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड कर लेता है, तो उसका क्या इशू हो गया है? एनटीएन इशू हो गया है। और आपका एनटीएन सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 के तहत आपका CNIC बराबर है एनटीएन के, अगर आपका एफबीआर के पोर्टल के ऊपर लॉगिन बन गया है तो। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि सर जब मैंने रिटर्न फाइल किया, मुझे एफबीआर ने रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा, रजिस्टर्ड करने की वजह समझिएगा। सर मेरे बैंक से प्रॉफिट आया और मुझे कोई 50 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। अच्छा, 50 लाख के ऊपर मेरा टैक्स कटेगा। आज मैं थोड़ा सा, जो नोटिस नहीं आते, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्ज करें कि आपने बैंक से प्रॉफिट लिया, तो सेक्शन 151 के तहत आपका टैक्स कटता है। किसके तहत है? 151। अच्छा, आपका बैंक से प्रॉफिट आए, आपको किसी सरकार के प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाएं, और फिक्स आपको माहाना या सालाना पेमेंट हो, फिक्स, यानी कि आपको हर 2 महीने बाद या हर साल बाद या हर 3 महीने बाद हम आपको 5,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, लाख देंगे। जब फिक्स पेमेंट मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? हम प्रॉफिट कहते हैं, हम बुरे लफ्जों में सूद कहते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट, क्या वर्ड इसके टैक्स के बारे में क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन डेट, DEBT। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? ये इनकम भी होता है, खर्चा भी होता है। अच्छा, जब आप किसी लाइन में पढ़ें तो आपको पता चले कि प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी इनकम रिकॉर्ड होता है। किसी जगह पे आप लॉ में पढ़े और आपको पता चले कि हम पे कर रहे हैं, तो आपने कहना ये हमारा एक्सपेंस है। ये क्या हमारा? अच्छा, याद रखें कि टैक्स कौन काटता है नॉर्मली? जो पेमेंट करने वाला, जैसे कंपनी का एक्सपेंस था, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट में जो बंदा आपको इंटरेस्ट दे रहा होगा, वो आपकी विद होल्डिंग कर रहा, विद होल्डिंग होती है उस बंदे की जिसकी इनकम बन रही होती है। क्या बन रही होती है? इनकम बन रही होती है। अच्छा, अब ये समझिएगा कि हमारा टैक्स कट गया, सरकार के खाते में चला गया, या फिर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो 236 के तहत मेरा टैक्स मुझसे लिया गया, एडवांस टैक्स। या मैंने प्रॉपर्टी सेल की तो 236C के तहत। या फर्ज करें कि मेरे, नहीं वो भाई अभी कैपिटल गेन मुझे आज आता नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। अब जो टॉपिक समझा रहा हूँ आपने उस पर रहना है। अभी हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि मुझे नोटिस क्यों आते हैं और किस तरह से आते हैं, हम थोड़ा सा वो स्टोरी समझने लगे हैं। और उस भाई के जवाब देने, जिसने कहा कितनी रिटर्न फाइल करूँ, इसको उसके साथ लिंक करना है। 236, उसने कहा ना मेरी एफबीआई ने खुद से एनटीएन बना दिया है। वो क्यों बना है? बेसिकली इसका जवाब उसके साथ लिंक भी होता है और इसका नोटिस के साथ लिंक होता है। 236C, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट को, के अदारे को, किसी कंपनी को, या किसी बैंक को, या किसी कॉलेज को, या किसी हॉस्पिटल को, या किसी मैटरनिटी होम को, या किसी बुटीक को क्या दी? किराए पे दी। उन्होंने मेरा क्या किया? उन्होंने मेरा टैक्स काटा रेंट देते हुए, सेक्शन 155 के तहत। और जितने भी कोई बंदा टैक्स काटता है, तो कानूनी तौर पे वाजिब है टैक्स काटने वाला टैक्स काटने के बाद क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पूरा सोया हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स आ गए, और रूल नंबर 43 आ गया। इनकम टैक्स रूल्स और रूल नंबर कौन सा आ गया? 43।
इसने कहा सुनो, जो आपने किसी भी सेक्शन के तहत टैक्स काटा हो, क्या मतलब है, सैलरी का टैक्स कटेगा किसके तहत, 149 के तहत। कौन काटेगा, वो विद होल्डिंग एजेंट काटेगा। विद होल्डिंग एजेंट कौन है, एम्प्लॉयर है। अच्छा, रेंट देते हुए कौन टैक्स काटेगा, जो आपका टेनेंट है। जो कौन है, टेनेंट है। टेनेंट किसका टैक्स काटेगा, वो लैंडलॉर्ड का काटेगा। तो अच्छा, बेसिकली फायदा इसका किसको होगा, लैंडलॉर्ड को। अगर टेनेंट नहीं काटेगा तो क्या होगा, अभी वो डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बिजनेस में थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 155 का हमने जिक्र कर लिया। अच्छा, अगर मुझे बैंक से प्रॉफिट आ रहा है तो बैंक हमारा टैक्स काटेगा सेक्शन 151 के तहत। अच्छा, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, कंपनी जो सालाना कमाती है उसकी एक परसेंटेज मुझे देती है, मतलब जिसको हम डिविडेंड बोलते होते हैं, क्या बोलते हैं, वो सेक्शन 150 के तहत काटती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर ये जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो 236 के तहत एडीएलआर, पंजाब के अंदर असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड जो था, पीएलआर है ना, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, उसमें एक और उन्होंने ऑफिस बनाए हुए मुख्तलिफ शहरों में, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जहाँ पे बैठता है, ठीक है। वो आपसे टैक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल करते हुए भी 236 सी के तहत भी एडीएलआर उसी सेम प्रॉपर्टी पे सेलर से भी और बायर से भी क्या कर रहा होता है, एडवांस टैक्स ले रहा होता है। इसका जो लंबी डिस्कशन है कि यार ये गेन टैक्स है, ये एडवांस टैक्स है, वरासत से आया है, अभी मुझे नहीं आता। कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा, मुख्तलिफ सेक्शनों के तहत आपके टैक्स आपसे लिए जाते हैं। अच्छा, ये जब टैक्स लिए जाते हैं ना, इसका मकसद सिर्फ टैक्स लेना नहीं है, इसका एक और मकसद है। ये टैक्स जब सरकार के खाते में जमा होगा रूल नंबर 43 के तहत, तो सरकार के इल्म में आ जाएगा कि बेचारा साहब ने प्रॉपर्टी खरीदी है, और बेचारा साहब ने रिटर्न में लिखा, बेचारा साहब हैं कंगाल आदमी, सिर्फ 12 रुपए हैं बेचारा साहब के पास, और बेचारा साहब ने 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली है। एफबीआई के पास टैक्स 12 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन इसके ऊपर आपका ऑडिट खोल लेगा एफबीआई, आपका ऑडिट खोल लेगा। वो कहेगा कि आपने 12 करोड़ कमाया होगा, तभी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी होगी। पहले 12 करोड़ पे इनकम टैक्स कितना बनता है, वो मुझे टैक्स दो। मैंने कहा ये जो मेरा टैक्स 236 किसका आपका कलेक्ट हुआ, 236 के का। उसने कहा कोई मसला नहीं, उसके हम एडजस्टमेंट आपको देते हैं। जो आपका 236 के बनेगा, हो सकता है कि मेरा 12 करोड़ के ऊपर 1200 रुपये टैक्स बन जाए, और 236 जो आपका के बनता है उस पर 120 रुपये एडवांस टैक्स लिया गया हो। और ऐसा ही होगा, आपका लाजमी पेबल बनेगा ही बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। मैंने सरकार अपने आप को कंगाल शो किया, मैंने 2 रुपए शो किए मेरे पास हैं, या 2 रुपए का घर है, या 2 रुपए की प्रॉपर्टी है, या रुपए का घर है और रुपए की प्रॉपर्टी है, यानी कि एसेट्स मैंने शो किए हुए हैं कम। क्या किए हुए हैं, कम। अच्छा, लेकिन मुझे रेंट आ रहा है ना, अच्छा प्रॉपर्टी शो ही नहीं की हुई। अच्छा, मुझे रेंट आया, रेंट के ऊपर टैक्स कट गया। जब रेंट के ऊपर टैक्स कट गया तो वो जनाबे वाला एफबीआर को पता चल गया। उन्होंने मुझे नोटिस दिया, चाचू इधर आओ। मैंने कहा "हाँ जी, क्या हुआ"। उनका प्रॉपर्टी आपके रिटर्न में है नहीं, ये रेंट कैसे आ रहा है आपका। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, समटाइम ऐसे लोग भी आ रहा था जिनके पास किसी और की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, रेंट कलेक्शन पर्पज से बंदा बाहर बैठा होता है, तो उसके ऊपर भी हम कहते हैं भाई ये देखो, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम की है तो इसलिए हमारे नाम पे ही वो टैक्स कलेक्शन हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यानी कि नोटिस आने, ये विद होल्डिंग है, एक बीमारी है नोटिस आने की भी। विद होल्डिंग का मकसद सिर्फ टैक्स लेना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक और मिसाल देते हैं। सर मेरा ये हुआ, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हुआ कि मेरी सैलरी के ऊपर से टैक्स कट गया। दो जगह पे मैं जॉब करता हूँ, एक जगह पे 12 रुपये सैलरी मिलती है और एक जगह पे 24 रुपये सैलरी मिलती है। कानून कहता है दोनों सैलियां होगी ऐड, क्या होगी, ऐड होगी। क्यों ऐड होगी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 कहता है कि जो सैलियां होती हैं दोनों को क्लब करके आपका टैक्स बनता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, पुराने लेक्चरों को देख लो। तो टैक्सेबल इनकम में तमाम हेड्स को, अभी तो एक हेड में दो इनकम है तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब है 4 और 6, अच्छा और ये 3, ठीक है, 36 बन गया। इसके ऊपर टैक्स मेरा बनता था 1 रुपया और इसके ऊपर बनता था 2 रुपये, टोटल टैक्स कटा हुआ है 3 रुपये। तो एफबीआई ने क्या किया, जब 36 रुपये पे टैक्स निकाला तो और बन गया 5 रुपये, उनका 3 कटा हुआ 2 रुपये जमा करवाए। मुझे मौत आ जाएगी, मैं कहूँगा 12 पे भी तो कटा हुआ था, 24 पे भी कटा हुआ था, लेकिन कंसेप्ट कौन सा आ गया, टैक्स ऑन Tax. यानी कि ये आती है बेसिकली जब इनकम को क्लब करके टैक्स निकाला जाता है, तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स इनकम। क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स इनकम। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो पिछली क्लासों को दोबारा देख लो। नॉर्मल टैक्स इनकम, ऑनलाइन वाले जाग रहे हैं भाई।
और सोए हुए तो नहीं हो? ये सब जाग रहा हूँ। नहीं नहीं सर, जी सुन रहे सर, हैं सुन जाग रहे रहा। अच्छा अच्छा भाई, सुनते रहना है। हैं। अच्छा, सुनिएगा। हाँ जी। अब उस भाई ने कहा कि मुझे उन्होंने मेरा टैक्स एनटीआर बना दिया था कब, 2008 में। अच्छा, क्यों बना होगा? इस भाई की कोई विदहोल्डिंग हुई होगी, या सिर्फ कोई इंटरनेशनल टूर भी किया हो, तब भी आपका एनटीआर बना देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। अच्छा, आपके बैंक से 2 लाख का ज्यादा, अभी एक सेक्शन आपको दिखाता हूँ, आपको चीजों का इलम ही नहीं है। कैसे? 165A। बैंक आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है। एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। एक हमारा कानून है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है। और इसके साथ एक रेगुलेशन भी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है इसका, ठीक है, उसके तहत, और स्टेट बैंक के कानून के तहत है, ठीक है। कहते हैं कि बैंक पाबंद है, किस चीज़ के पाबंद है? A list of persons containing particulars of cash withdrawal exceeding 50,000 rupees in a day and tax reduction thereon aggregating to rupees 1 million or more during each preceding calendar month। आप याद रखें कि समझो कि सादा लफ्जों में 10 लाख रुपए, शाबाश। किसी महीने की 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, वो भी रिपोर्ट हो रही हैं, और ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट में, या फिर 50,000 की डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है, ये आपकी एफबीआर की को रिपोर्ट हो रही है। मुख्तलिफ कवानीन का ऊपर जिक्र किया, उन कवानीन के तहत किसको रिपोर्ट हो रही है? एफबीआर। यानी कि वो सोए हुए हो, लेकिन उनके पास चीजें जा रही हैं। जी आप ये देखें। अब अब ये देखें, इसमें क्या है, विदड्रॉल्स, ठीक है। विदड्रॉल्स में आप कहेंगे कैश विदड्रॉल, मैं कहूंगा टेक्निकली विदड्रॉल का लफ्ज अगर लिखा हो तो इसमें आपका अगर कोई डेबिट भी होता है तो वो भी कवर है, ठीक है। अगली बात, डिपॉजिट, क्या चीज है? कितने हो? 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़। पेमेंट, पेमेंट मेड बाय अ पर्सन अगेंस्ट यूटिलिटी बिल्स। और इसमें आप कहता है कि यानी कि आप कोई क्रेडिट कार्ड लें और उसके ऊपर यूटिलिटी बिल से बना दिया कि आप जो इसको यूटिलिटी बिल ले रहे हैं, कि आप किसी से जाके वो पिज्जा भी खा लेते तो वो भी इसको बिल में शामिल कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यूटिलिटी बिल से बना बिजली का बिल नहीं होता, ये जो यहाँ पे लफ्ज उसने लिखे हैं अजीब से अल्फाज हैं। यानी कि किसी महीने आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो, कितना हो? 2 लाख रुपए, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट, बैंकों से प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। और वो कितना है? लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग, 1 रुपया का प्रॉफिट होता है ना, वो भी आपका कहाँ पे जा रहा है? एफबीआर के पास जा। अच्छा, इस बेस पे आपका एफबीआर समटाइम एनटीएन बना देता है। अच्छा, समटाइम आपको नोटिस भी आता है कि भाईजान रिटर्न फाइल करें, हमें पता चला कि आपने बैंक में इतनी ट्रांजेक्शन की हैं, ठीक है। सर ये 165A था ना? 165A, तो उसमें प्रॉफिट आता है मोहतरमा, वो बैंक सेविंग अकाउंट खुलवा के हम लेते हैं क्या प्रॉफिट, तो इसे वो कवर हो गया, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, अब इसको जब एनटीएन बन गया तो सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन यू हैव obtained द एनटीएन, अब किसी बंदे का एनटीएन बना हुआ है, किसका नहीं बना हुआ? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी बता चुका हूँ आप लोग को, बताई गई है। अगर नहीं याद तो भाई दोबारा से पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा सर। याद है? वो किस पेज पे आती है? आईआरएस वाले पेज पे आती है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। उस पे जाके अपना सीएनसी नंबर लगा के चेक कर लें। अच्छा, आपने एनटीएन नहीं बनाया होगा, आपने वो वहां पे आ रहा होगा, अच्छा एनटीएन फ्रॉड रेट को इशू हो गया। इसका मतलब ये कि एनटीएन बनने के बाद आपकी इनकम हो या इनकम ना हो, दोनों केसेस में इनकम टैक्स गोशवारा भरना लाजिम हो जाता है, ठीक है। कमा रहे हैं बता दें कमा रहा हूं, नहीं कमा रहा है नहीं कमा रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली पता है क्या, एक चीज बताता चलूं, सरकार के कागजात में कंगाल होने के बजाय अमीर होना बेहतर है। लेकिन अमीर होना आप शो करोगे तो याद रखें समटाइम हमसे हिसाब किताब मनाया था। मैं फर्ज करो कि मैं आज कहता हूँ मैं 2 अरब रुपए का मालिक हूँ, तो एफबीआर कहेगा यार इसका मनी ट्रेल दो, तो उतना कुछ शो करना जितना को आपके पास जस्टिफाई हो सके। इसकी मिसाल मैंने फर्स्ट रिटर्न की आपको दी थी कि फर्स्ट रिटर्न बनता कैसे है, पिछली क्लास
याद है, उससे बेसिक क्लास थी। जिसमें मैंने कहा था एक एज होगी, एक इनकम होगी, उसके साथ साथ एक खर्चे होंगे, एक सेविंग होगी। वो सेविंग जब पहली दफा आप कमाते हैं, तो अगर 12 लाख आपने कमाया, 2 लाख खर्च कर दिया, तो 10 लाख रुपया के आपके पास या कैश पड़ा होगा, या आपका कोई एसेट पड़ा होगा, वो बैंक में पड़े होंगे, या कोई प्लॉट ले लिया होगा, या फिर कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई जगह ले ली होगी। ठीक है। अगले साल फिर आपने कोई 20 लाख कमाया, आपने उसमें से 5 लाख खर्च कर दिया, 15 लाख और कमा लिया, बचा लिया, 10 लाख पिछले साल वाला, अब 25 हो जाएगा। आप इस तरह से उसको मनी ट्रेल दे सकते हैं। आप 5 अरब रुपए का एसेट डिक्लेयर कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको मनी ट्रेल दे ही नहीं सकते, यानी कि आपका सोर्स ही ऐसा है जो आप बता ही नहीं सकते, तो फिर उतनी चीज शो करते हैं हम जितनी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली जीरो का रिटर्न फाइल करना बिल्कुल अहम बात। अच्छा क्यों सर? भाई जब 6 लाख तक टैक्स नहीं है, हम अपने आप को कंगाल तो शो करें, तो 6 लाख तो हर साल वाइट करें। यानी कि 10 सालों बाद अगर वो 60 लाख है और 30 लाख के आप खर्चे भी डाल दें, 30 साल बाद आप कानूनी तौर, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी सैलरी से टैक्स कट रहा है हर साल, हर साल टैक्स कट रहा है, और मैं कहता हूँ टैक्स काटेगी आप, मुझे तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग रॉन्ग बाय माई सेल्फ विद माई सेल्फ। अच्छा क्यों? आपकी मेरी सैलरी से टैक्स काट गया और मेरे पास वो जो 20 लाख आया था, वो भाई वाली मिसाल, वकील साहब वाली, जब ये आया था, तो मैं कह रहा हूँ कि बस ठीक है यार, टैक्स तो दिया हुआ है। मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली 5 सालों बाद 1 करोड़ रुपए की। मुझे एफबीआई ने नोटिस किया, उन्होंने कहा हमारे इलम में आया है कि 236 के तहत हमारे पास एक टैक्स पहुंचा है, और आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, और हमने आपका रिटर्न देखा है, तो आप तो कंगाल आदमी हो, रिटर्न ही नहीं कभी भरा, या तो भरा ही नहीं है, या रिटर्न जीरो जीरो का भर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। भरा भी है, फर्ज करें, या तो कुछ भी नहीं भरा हुआ, या भरा है और भरा ही नहीं है सिरे से, तो आपको वो कहेंगे भाईजान ये 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है वो दें। हम कहें कितना टैक्स बनता है? वो जो रेट नहीं है सैलरी वालों के अलावा, जो दूसरा रेट है, शाबाश, जिसको हम नॉर्मल टैक्स रेट कहते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट्स, वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बातें समझ आ रही हैं, हवा में तो नहीं जा रही? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अब ये पिछली 4-5 क्लासेस को जोड़ के हम देखेंगे, ठीक है ना? तो हमें फिर ये सर आपको थोड़ी सी पिछली क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा। उसको जब हम कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें आइडिया होगा, अच्छा ये इस तरह से कर रहा है। फिर हमें फौरी तौर पे वकील रखना पड़ेगा। फिर आपको पता है वकील फीस लेते हैं, वो फिर उसका वही जवाब बनाएगा। वो कहेगा इस साल कितनी, फिर वो ऐसे नहीं जुबानी जवाब बनाएगा, वो कहेगा भाई जाओ स्लिपें लेके आओ अपने एम्प्लॉयर से, 5 साल की स्लिपें बनवा के लाओ, या 4 साल की, जो भी आपकी जितने साल की कमाई है। अच्छा यार सर, दरमियान में मुझे तो गिफ्ट भी मिला था, अच्छा गिफ्ट का भी कोई सबूत लेके आओ। अच्छा सर, मुझे विरासत में थी, सर विरासत का भी कोई सबूत लेके आओ। वो आपसे चेक लेके बस तैयार करेगा और जाके प्रेजेंट करेगा। भाई वकील का काम भी ये होता है, जहरी बात है, खुद से थोड़े सबूत बनाएगा, तो यानी कि सबूत भी आपने देने हैं। तो क्यों ना हम शुरू से अपनी चीज़ों को क्या करके लेके चल लें, अलाइन करके सीधा कर लें। तो प्रैक्टिकली हमारे, अच्छा फर्ज करें आपका 6 लाख लिखा हुआ है, मैंने कमाया तो नहीं है सर, यार वो बुलाएगा तो कहें लगा ले टैक्स, 6 लाख में लगता है तो लगा ले। फिर बात समझ रहे हैं? तो हमारा प्रैक्टिकली 2 रुपए के वजह से, मैंने पहले मिसाल दी, 2 रुपए के एसेट्स हों और मैं 6 रुपए की चीज़ें नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर 6 रुपए के एसेट्स हों तो 6 रुपए तक चीजें खरीदी जा सकती है। और आप कहें ना 6 रुपए के एसेट से, मैं कहूंगा 6 रुपए के एसेट से 8 रुपए की चीजें भी शो हो सकती हैं। आप कहें कैसे सर? मैं कहूंगा यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, मेरे पास एक घर है, एक गाड़ी है, एक फलानी चीज फलानी चीज है, मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनमें से एक चीज डिलीट कर दूंगा, तो अगर जो चीज आज मैंने 5 साल पहले 2 रुपए की खरीदी थी, आज 2 की तो नहीं बिकेगी, आज तो 5 रुपए की बिकेगी, आज तो 6 रुपए की बिकेगी, उस पर प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दूंगा। तो यानी कि जो डिक्लेयर्ड एसेट्स होते हैं उनसे भी आप थोड़ी सी ज्यादा की ले सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक प्लॉट है या एक गाड़ी है, मैंने कहा यार मैंने घर लेना है, 2 करोड़ की गाड़ी हो तो मैं 2 करोड़ की बेचूं, घर ले लूं। आप नहीं सर वो आज 3 करोड़ की हो गई है, तो इसका मतलब है 3 करोड़ का भी घर लिया जा सकता है। हाँ, जो 1 करोड़ रुपया होगा उसका क्या करना है, कैपिटल गेन में देखेंगे। यानी कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमारे एसेट्स ज्यादा होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, एसेट्स का ना होना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक और मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक साहब पहुंचते हैं, कहते हैं कि सर मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मैं मुझे फाइल कर दें। मैंने कहा सर आपने प्रॉपर्टी अगर बेचनी है तो मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल दें, मैं रिटर्न भरते हुए उसमें कर दूं। कहता वो फलाना वकील तो कह रहा था कि बगैर उसके हो जाएगा। मैंने कहा सर हो जाएगा, कल को आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न में है ही नहीं, एफबीआर नोटिस करेगा कि प्रॉपर्टी तो रिटर्न में नहीं थी, 1 साल नहीं थी, अगले साल आपने बेच कैसे दी? तो मैंने कहा कि आप अपनी चीजें पहली रिटर्न भरते हुए, अगर आपने कोई गुनाह भी किए हुए हैं वो भी दे दें, मैं रिटर्न में लिख दूं।
ताकि एफबीआर कार्ड में वो भी आ जाए। बात समझ रहे, यानी कि जिस बंदे के पास जो चीज हो, आपने उसको मैकेनिकली कहना है कि भाई मुझे से कोई चीज छुपानी नहीं है। इसकी एक मिसाल है, वो पिछले दिन मैं क्लाइंट के पास बैठा हुआ, उसने कहा सर आप मुझे बताते। अच्छा, मुझे उसने पहले बताया सर मेरे पास ये पड़े हुए हैं, मैं कितना कैश रखूं, कितने बैंक में रखूं, कितने क्या करूं। अच्छा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कर लें। फिर वो कहता है सर आप मुझे बताते तो मैं चीज़ों को वैसे निकाल लेता। मैंने कहा आप इसको अनडिक्लेयर कर देते। कहता अनडिक्लेयर नहीं, मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि मैं इसको रखता भी सिस्टम में, शो भी ना होते बैलेंस में। मैंने कहा कैसे? कहता मैं पे ऑर्डर बनवा लेता। तो प्रैक्टिकली आप भी अपने वकील को सही बताएंगे और अगले क्लाइंट को भी कहेंगे मुझे एक्यूरेट बताएंगे, तो मैं अकॉर्डिंगली क्या करूंगा, आपको बेटर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो द थिंग इज कि आप किसी वहां पे पहुंच रही हैं, तो विद होल्डिंग का मकसद विद होल्डिंग नहीं है। विद होल्डिंग का मकसद आपको पकड़ना भी है। जैसे वो मैंने एक सैली की मिसाल दी। जब एक सैली, अच्छा कई लोग कहेंगे सर मैं नहीं पे करता, आप दो सैलियों को क्या कर दें, इतना लिख दें जितना टैक्स कटा हो उतना। वो आपको बेवकूफ लगता है? लगता होगा, मान लेते हैं, लेकिन है नहीं। जब उसने बुला लिया तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। तो यानी कि विद होल्डिंग से आपका फ्यूचर में नोटिस आता है, यानी कि नोटिस की बुनियाद ही यहां से पड़ती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, अब सर हम आए थे वो 2224 लाख वाली बात जो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, और 2024 वाली। तो ये उस पॉइंट को यहाँ पे एक जगह पे एक्सप्लेन भी किया गया है। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन टैक्स ईयर अदर देन एग्जाम्प्ट, ये हर सेक्शन में लिखा गया, इसको इग्नोर करना, ये नहीं लिखा हुआ। शेल बी चार्ज टैक्स इन द अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। अच्छा याद रखें, सैलरी के हेड में होगी, तो यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी को रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे जी? ग्रॉस सैलरी को। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या कुछ शामिल करें, इसलिए यहाँ पे उसकी लंबा चौड़ा 12(2) को दिया है, इसको हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज को आप जाके देखें, क्या कहता है, वेर एन एम्प्लॉय एग्रीज टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉय सैलरी द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी shall be grossed up by the amount of tax payable by the employee। यानी कि जो टैक्स पेबल है, जब आपने टैक्स मालूम करना है इस बंदे का टैक्स कितना बनता है, क्या मतलब है। सब यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि 24 लाख में से आपका टैक्स कितना कट गया था, 2,30,000 रुपये। तो अगर आपको 2170 मिला था, तो जब आप पोर्टल पे आके लिखेंगे तो आप ग्रॉस अप करके लिखेंगे। मैंने कहा क्या मतलब है, उसने कहा इसको और इस दोनों को ऐड करके, यानी कि ये अमाउंट बना के लिखेंगे। ये यहाँ पे उसने बात कहानी करने की कोशिश की है, किसमें, 12(3) के अंदर। ये बात समझ रहे हैं? हम्म। ये शो शो नहीं हो रहा था, उसको करते हैं, अभी करते हैं। आप आगे नहीं, आप यहाँ पे साथ साथ चलें बस। आप बड़ी खुश नसीब औरत हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। भाई उसके अंदर कुछ खराबियां भी हैं, मैं बताता हूँ, मुझे सुन लें, मैं बढ़ाने के लिए आया हूँ और मैंने वो सारी चीजें समझी होती हैं तभी आया हूँ। आपको क्या पता है कि उस बंदे ने अगर 2024 का फर्क कर 25 का टैक्स 12 माह का आपसे काटा तो है, और पे अभी 11 माह का हुआ है, तो वो पोर्टल पे कितने माह का आएगा? तो 12 माह का उसने पे ही नहीं किया, तो मैं उससे 12 माह का सर्टिफिकेट बनवा लूं, मैं 12 माह का लिख दूं। उसने पे नहीं करवाया या पे नहीं किया, तो मैं तो विद होल्डिंग नहीं हूँ और विद होल्डिंग एजेंट नहीं हूँ, मैं तो विद होल्डिंग हूँ। मैं अपने आप को साबित करने के लिए मैं 12 माह का लिख दूंगा, क्योंकि 11 माह का लिखूंगा तो वो बाकी पेबल बन जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि उन चीज़ों के ऊपर मैं एतमाद नहीं कर सकता, और आपने भी नहीं करना। पहले मेरे से समझना है, फिर आपको पूरी बात समझ आएगी, फिर आपको अंदाजा होगा कि यार अच्छा इसको दो चार चीजें आती हैं, मान जाएं। अच्छा, 11 जो माह है, ये प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ यार। उन्होंने कहा सर मेरा टैक्स उन्होंने 2.5 लाख काटा हुआ है, मेरा पोर्टल पे 2 लाख आ रहा है, मेरा 220 आ रहा है। मैंने कहा उसको फोन करो, उसको फोन किया, उसने कहा यार अभी तो हमने 1 माह का जमा करवाना है। जब जमा करवाएंगे, अच्छा जमा करवा भी दिया, अच्छा फर्ज करें कि वो सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर है, वो शो ही नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं? तो हमने उसको मान ले कि वो आता है, आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप सुनिएगा, 43 तक जी सर। उस साल से आगे 30 जून से आगे चला जाता है, कोई मसला नहीं है। तो मैं बता देता हूँ सर, बता देता हूँ। वो नहीं होती मैडम, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सुन लें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा सही कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, वरना इस सेशन नहीं चल पाएगा, ठीक है। सुने, आपका जो टैक्स कट गया, बहुत अहम बात है। जब चालान जहां बनता है वो भी आपको दिखाता हूं, जब हम टैक्स काटते हैं ना,
तो मैं एक मिसाल देता हूँ, 2000, अहम बात होने लगी है, 2026 टैक्स ईयर की बात करते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ है, एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंड होगा। जब यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड यहाँ पे होगा। इस दौरान जो आपने ज़कात पे की है ना, इसमें से किसी महीने में, इसमें से इसके दौरान, मिसाल देना, कुछ एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ, वो आपका इस साल के रिटर्न में 2026 में डिक्लेयर होगा, ऐसे ही है। अच्छा, अगर इससे बाद में ज़कात पे किया तो बाद वाले टैक्स ईयर में आएगा, इससे पहले पे किया तो पिछले वाले में आएगा। इस टैक्स ईयर में आपने जो डोनेशन पे की है वो उसमें आएगी, जो पहले या पिछले वाले में जो आगे है वो आगे वाले में। अच्छा, अभी आपको बातें ऐसे लग रही हैं कैसे बोंगिया मारा, लेकिन ये बातें वो जो आप बाद में फ़ोन करके पूछेंगे तो मैं इज्जत अफजाई करूंगा, मैं कहूँगा बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी, और ये एक्चुअल बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात को समझें। इस साल के दौरान जो मैं टैक्स करता है ना, वो बुजुर्ग जिसको हम विद होल्डिंग एजेंट कहते हैं, इसको WHA भी कहते हैं, विद होल्डिंग एजेंट जो है, ये जब टैक्स जमा करवाता है ना, इसने काटा टैक्स, सुनिएगा, 30 जून वाले दिन ही सैलरी देते हुए इस आदमी ने मेरा टैक्स काट लिया, लेकिन इसने टैक्स रखा अपने पास, और इसने जमा करवाया 30/9/2026 को। इसने जमा करवाया किस टैक्स ईयर में, 2027 में, ऐसे ही है। लेकिन क्या मैं सर इसको 2026 में क्लेम कर सकता हूँ? मैं कहूँगा यस, कर सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा इस चाचू ने जमा करवाते हुए कौन सा टैक्स ईयर लिखा, इसे जमा करवाते हुए कहा कि ये किस साल से बिलोंग करता है, 2026 से, तो ये आपकी 2026 की रिटर्न में शो होगा। इसकी एक और मिसाल देता हूं, आपका जो आज से 2 साल पहले फोन पे टैक्स कटा, 2 साल पहले, तो वो भले फर्ज करे कि कंपनी ने आज जमा करवाया, तो आप अपनी किस रिटर्न में उसको क्लेम करेंगे, जिस साल का था। हम पेमेंट को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारा वो टैक्स जो किसी ने काटा वो किस साल से बिलोंग करता था। अब ये भी मुमकिन है, ये हो सकता है जमा करवाने वाला कोई फनकार आदमी हो। अच्छा, क्यों फनकार हो, आप बात को समझें। अब मैं थोड़ी सी दोबारा 43 पे जा रहा हूँ। अच्छा, जो हमारी सैलरी होती है, भाई बंद कर दें, हो गया जी। तो वही हूँ जो यहाँ पे हूँ, वहाँ भी वही है। अच्छा, लीव द मीटिंग, हाले भी नहीं होया यार, ये उन्हें दे दें, डबल क्लास लेना चाह रहे हैं। अरे 2 दफा कह रहे हैं, फिजिकल और ऑनलाइन 2 क्लासें होगी हैं। अच्छा, मैंने सुना था हाइब्रिड, हाइब्रिड में ये होता है ना कि जब आप आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं आ सकते तो घर से ले लें, घर से बिन लीव बाद में पोर्टल होता है, तो ये कहते हैं हाइब्रिड। ये एक नई किस्म आ गई है अच्छा भाई, नाराज नहीं होना आपने। अच्छा सर, ग्रॉस सैलरी रिपोर्ट की आती है, ठीक है, टैक्स पर्पजेज के लिए। टैक्स पर्पजेज से मुराद दिया कि पोर्टल पे हमारा टैक्स निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी निकाली लिखी जाती है। लेकिन एक और बात याद रहे, अब फर्ज करें कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं एक चीज 2 रुपए की खरीद के लाता हूँ, मैं 3 रुपए की बेचता हूँ, ठीक है। तो हम अच्छा, अभी रेंट शेंट सब कुछ छोड़ दें, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हम कहते हैं 3 में से 2 निकाल दिया, 1 रुपए पे प्रॉफिट देते हैं और टैक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन जब सैलरी की बात करते हैं, तो मैं भाई निकलता हूँ घर से, बहुत दूर कंपनी है, वहां पे गया हुआ हूँ, आने जाने के पैसे लगते हैं। हो सकता है कि घर आप अपना पुराना एक वो ट्रोज शर्ट ही पहन के घूमते रहते हो, अच्छे सारे कपड़े आप ड्रेस अप होके जाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हैं जो उस जॉब की वजह से आपको इंकर करने पड़ते हैं। तो मेरी तो कोशिश होगी कि अगर मैं 5 रुपये सैलरी से ले रहा हूँ, तो ये 2 रुपए के खर्चे माइनस हो जाएं, 3 रुपए पे टैक्स हो। तो आपका लॉ कहता है भाई, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा, कोई खर्चा माइनस नहीं करने दूंगा, आपको 5 रुपए के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कहाँ पे गए? उसने कहा उल्टा मेरे साथ, और क्या फनकारी की, उसने कहा 5 के ऊपर टैक्स बनाओ। मैंने कहा 1 रुपया बन गया। उसने कहा 1 रुपया दे दो, तो बाकी कितने बच गए? 4 रुपए। 4 में से 2 खर्चे कर लो, तो 2 बचा लो। यानी कि उल्टा मैं 2 जब खर्चे लिखूंगा तो मेरी सेविंग क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। वाइट एसेट्स, डिक्लेयर्ड एसेट्स। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो ये चीजें हम पोर्टल पे भी देख रहे होंगे, अभी हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। सर अभी हमने समझो आज डिस्कशन स्टार्ट किया इनकम फ्रॉम इसकी, और जो पिछले कंसेप्ट थे वो कभी भाई साहब मुझे मिले, वो कहते हैं मैं वकील हूँ, ठीक है। तो मुझे तो आज की क्लास की कख समझ नहीं आई, मेरी पहली क्लास थी। तो मैंने कहा पिछली 4 क्लासेस आप पढ़ के आएंगे। तो कहता है मैं तो हाँ लॉ किया हुआ है। तो मैंने कहा लॉ में कौन सा टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ उसके बावजूद अभी मैंने लॉ तो बढ़ाया ही नहीं है, लॉ तो अभी बढ़ाया ही नहीं है। वो सेक्शन में से बता रहा था, आप समझ आए मुझे लॉ आता है। अच्छा अच्छा, चले 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 जी। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, इसके लिए दो पॉइंट्स हैं कि देर मस्ट बी टू पार्टीज, क्या होगी। एक का नाम होगा एम्प्लॉयर और दूसरे का क्या नाम होगा, एम्प्लॉय, दूसरी पार्टी जो होगी। अच्छा अब अगर हम डिस्कस करें कि जो एम्प्लॉयर साहब हैं ये पेमेंट करेंगे, और हम जो एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा। पेमेंट करने वाला का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। रिसीव करने वाले की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक हो गया। जो एक्सपेंस है इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो सर इसके ऊपर ये है कि आपका जो एक्सपेंस होता है, अगर फर्ज करें कि मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है जाती, मैं एक दफ़ा मैं एम्प्लॉयर तो हूँ, वो मुझे घर लेके जाता है, घर से यहाँ ले आता है, मैं कहीं हेयरिंग पे जाता हूँ वहाँ चला आता है, कोर्ट जाता हूँ वहाँ पे जाता है, वो पर्ची जाती मेरा गाड़ी का ड्राइवर है, ठीक है। अब भी ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन अब ये कौन सा बनेगा, पर्सनल एक्सपेंस। क्या बनेगा, पर्सनल एक्सपेंस बनेगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी बच्चे। अच्छा M&A 3 7, चाबी दे दे इनको वरना करवा दो, कौन सी है, खुद करनी है खुद कर दे। अच्छा ठीक, पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि ये मेरा जाती एक्सपेंस बनेगा, जब जाती एक्सपेंसेस बनेगा तो सर हमारी रिटर्न के अंदर जो हमारे जाती खर्चे होते हैं पता है कहाँ पे आते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में, शाबाश, ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। और पर्सनल एक्सपेंसेस में रेंट है, रेट्स है, ट्रैवलिंग, फलाना फलाना फलाना, आपके साथ मेरे मुलाजमों की सैलरी कहाँ पे आएगी। भाई आपको इन कॉलम में से जो फिट लगे कहीं भी डाल दें, ठीक है। एक बात करो, ठीक है, ये नहीं कि अब हमारे पास ये एक बॉक्स है, एक ये पेज है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है। आप कहते नहीं सर, आपने बंदा रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि चूंकि मैं पर्सनल एक्सपेंस नहीं, मैं जो फीसें लेता हूँ लोगों से, जब लोगों के केस लड़ता हूँ, ठीक है, मैं कहीं हेयरिंग पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो वो जो बंदा है वो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है। याद रखें जब मैं एज अ लॉयर काम करता हूँ तो मेरी सैलरी नहीं होती। क्यों, टास्क होता है पेमेंट मिलती है, नहीं होता नहीं मिलती, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर्ड है। जितने प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं किसकी डेफिनेशन में कवर्ड है, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर्ड है, बताऊंगा जब बिजनेस को की डेफिनेशन दूंगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कि क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग बिजनेस, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस होगा जब पर्सनल वर्क होगा। क्या होगा, पर्सनल वर्क होगा तो वो क्या बनेगा, पर्सनल एक्सपेंस बनेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं देने वाले के एतबार से, किसके एतबार से। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा, अगर फाइलिंग की बात करूं तो मैं यकीन करें कि यहाँ से ऐसी टॉपिक कराता, मैं कहता रिटर्न ऐसे फाइल होती है, इंप्लॉय साइड डिस्कस करता आगे निकल जाता। हम देने वाला लेने वाला दोनों की डिस्कशन करेंगे, और देने वाला की अंदर आगे कैटेगरी बनती है, जैसे भी बना रहे हैं, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो पर्सन की जाए बिजनेस एक्सपेंस, जब बिजनेस वर्क वो करता है, क्या करता है, मैं कहता हूँ भाई ये जाती नहीं, मैंने कहीं हेयरिंग पे ना जाना तो मुझे ड्राइवर रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कॉलेज जाना है तो अच्छा ये जो जो लेक्चरिंग से फीस होती है कि ये भी मेरी बिजनेस इनकम है। ये नहीं कि जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो ये कुछ जाती मेरे काम नहीं है, ये मेरी इनकम है, सरकार को रिपोर्ट करूंगा कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और उस ड्राइवर को भी दूंगा तो वो अपना क्या खर्चा करूंगा, ये बिजनेस एक्सपेंस है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये मैं क्या बनाऊंगा, ये अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मुझे कंपनी का लफ्ज मैं दोबारा से भूल गया हूँ, एओपी का वर्ड भूल गया हूँ, अभी मैं हूँ अपनी जात पे, इंडिविजुअल पे, मैं क्या हूँ, आई एम नॉट द पर्सन, पता है ना आपको। Yes. भाई हम पर्सन नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है। पर्सन में इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी तीनों कवर्ड होते हैं, ऐसे ही है। Yes. तो यहाँ पे जब हम आए, अगर बिजनेस एक्सपेंस है तो ये कहाँ पे आता होता है, बिजनेस में जाके मैनेजमेंट एडमिन में चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरीज वेजेस आ रहा है, अच्छा हालांकि आप कहेंगे सर वहां पे क्यों नहीं आ रहा, यार उनको फोन कर लेना एफबीआर वालों को, उनको बता देना कि कोई जाती मुलाजम होता है तो वो कहाँ पे लिखें।
ठीक है, बात को आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा, अब जो विद होल्डिंग होगी, जो विद होल्डिंग होगी, विद होल्डिंग में ये है विद होल्डिंग एजेंट है। क्या दोनों जगहों पे विद होल्डिंग एजेंट होगा, एक जगह पे होगा? तो सर अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। विद होल्डिंग एजेंट के लिए सेक्शन कौन सा है? 149। चूंकि हम सैलरी के हेड की बात कर रहे हैं, हम हर हेड के साथ उसको जो रेलिवेंट टैक्स काटने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। कितनी सैलरी पे काटना है वो भी नहीं बताया। मेरे पास ना तो मेडिकल अलाउंस कोई बोले, ना कन्वेंस अलाउंस बोले, ना अकोमोडेशन अलाउंस बोले, ना सेल्फ हायरिंग बोले। कुछ भी नहीं बोलना ना, जब तक मैं बता दूं। ठीक है, अभी हम बात करें कि टैक्स काटना है। काटना किसने है? विद होल्डिंग एजेंट ने काटना है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने काटना है। ठीक है, 149(1) के अंदर, ये दोबारा से मैं इसलिए लिख रहा हूं कि दोनों में है, लेकिन हम लॉ को भी पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? लॉ को भी पढ़ते हैं। अच्छा भाई, कोई बड़ा वकील हो, ठीक है, मेरे इंटरप्रिटेशन से इख्तलाफ करना चाहता हो तो कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। वजह क्या है कि जो लॉ मैं पढ़ाऊंगा, और यही वो चीज़ होती है, लोग कहते हैं वकील झूठ बोलते हैं, तो वकील बोलते भी होंगे हो सकता है, लेकिन बड़ी सी जगहों पे वकील अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। एक वकील अपने हिसाब से उस लॉ का मतलब निकालता है, दूसरा वकील अपने हिसाब से। ठीक है, यानी कि बात करने का मकसद ये है, आपके यार आप ये बता रहे हैं सर मैं ये नहीं मानता, है तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो आए तो मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, पहले नंबर पे ये क्या है? ओ भाई, अभी सेक्शन 1 आ रहा है, तो इसके नीचे जितने सेक्शन है 149 से लेके 158 तक, वो सारे किसको डील करते हैं? रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स को। भाई ठीक है, किसको डील करते हैं? रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स को। ठीक हो गया? अच्छा जी, सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी। सुबहान अल्लाह, लिख देते कि एवरी एम्प्लॉयर, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा एवरी पर्सन। ठीक है, एम्प्लॉयर में भी तो सारे कवर हो जाते हैं ना, इंडिविजुअल एफपी, लेकिन ये बात कर रहा है किसकी? एम्प्लॉयर की। किसकी बात हो रही है? टू एन एम्प्लॉय, टू एन एम्प्लॉय। यानी कि अभी भी हमें कुछ समझ कोई नहीं आई कि ये बात हो रही है कि हर वो बंदा जो सैलरी देता है और जिसको देता है क्या करना है? शैल, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय शैल। यानी कि ये कोई बात करने लगा किसकी? एम्प्लॉयर की बात करने लगा है कि एम्प्लॉयर क्या करेगा? शैल करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट करते वक्त, यानी कि पेमेंट करने के बाद, यानी कि पैसे निकाले कि ये आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए, अभी नहीं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट करना, अभी रोक ली पेमेंट, एट द टाइम पेमेंट क्या करेगा? डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड। अच्छा, अमाउंट पेड क्या है कि अच्छा ये पे की, साथ ही आधे पैसे रख लिए जो बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं वो भी नहीं देखे, तो साथ ही कुछ टैक्स से पैसे साथ ही रख लिए हैं। एट द एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। यानी कि अब आप एक बात समझिएगा, मैं किसी की सैलरी 24 लाख हो, लॉ में लिखा हुआ है 6 लाख तक तो टैक्स होना ही नहीं है, मैं उसकी सैलरी 2 लाख पहला दूं, कोई टैक्स नहीं काटा, 2 लाख अगली दी, नहीं टैक्स काटा, 2 लाख अगली दी तो टैक्स नहीं काटा। लॉ ने कहा मजाक नहीं है, आप पहली सैलरी से भी टैक्स काटेंगे। मैंने कहा 6 लाख तक तो एग्जम्प्ट होती है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप एवरेज टैक्स निकालो। मैंने कहा एवरेज टैक्स क्या भला है? उसने कहा पहले इनको समझाओ फिर काट लेना। तो चलो हम पहले समझ लेते हैं। यानी कि अभी टैक्स काटने वाली बात हम चले गए हैं वो पहले वाले अंकल के पास, जो कौन है? विद होल्डिंग। फाइलिंग तो तब होगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं सर हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें नहीं समझना, तो मैं कहूंगा चलो मेरा चैप्टर आधा आसान कर दिया आपने। लेकिन आप लोगों में से कोई बंदा किसी कंपनी का टैक्स देखने लग जाए, या आप ही विद होल्डिंग हैं, आपको पता करना में टैक्स ही कटा हुआ कि नहीं कटा हुआ, तो इल्म होना सही है कि या ना इल्म होना ठीक है, या सिर्फ फाइल करना बेहतर है? तो हम पहले वो साइड समझेंगे कि हमारा टैक्स सही काटा जा रहा है, या फिर अगर हम किसी का काट रहे हैं तो हम सही काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। ठीक हो गया? यहां से पर्सनल या फिर बिजनेस की बात नहीं हुई, एम्प्लॉयर की बात हुई है। पर्सनल भी आप काम करवाएं तब भी आप एम्प्लॉयर हैं, बिजनेस का काम करवाएं तब भी एम्प्लॉयर हैं। लेकिन मार्केट में कुछ लोगों में इख्तलाफ आ जाता है, वो कहते हैं यार जो पर्सनल होता है उसको भी विदहोल्डिंग नहीं होती, बिजनेस के ऊपर विदहोल्डिंग होती है। मेरी बात समझ, कोई आप साथी काम करवाएं फिर विदहोल्डिंग नहीं करनी। लेकिन मैं लॉ के एसेंस को पढ़ूं तो मुझे ऐसा लगता है कि विद होल्डिंग एजेंट आप पर्सनल काम कराएं तब भी, बिजनेस का काम कराएं तब भी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आपका जो दिल करे, डिबेट नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं जाया करना ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा जी,
नहीं, वो फिर लंबी डिबेट चल पड़ती है। क्या पढ़ना है हमने? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये मैं आपको बताऊंगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स लॉ में कोई 50 दफा यूज होगा, लेकिन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है। इसको दो तरीकों से समझाऊंगा। पहले अभी सैलरी के साथ लिंक करूंगा, एक और वक्त आएगा जब मुख्तलिफ हेड्स होंगे। अभी किसके एतबार से? सैलरी के एतबार से। एवरेज रेट ऑफ टैक्स सैलरी में कैसे होता है, इसको बताता है 149 सबसेक्शन है टू। 149 सबसेक्शन है टू। सर 149(2) क्या बताता है? वो कहता है, मान लें कि आपकी सैलरी पूरे साल की कितनी है, बल्कि 20 लाख नहीं करते, 2 लाख मंथली रखते हैं, साल के 12 महीने होते हैं, और हमें टोटल कितनी सैलरी मिलेगी? अभी मैं इसके अंदर कन्वेंस अलाउंस, फलाना अलाउंस, फलाना अलाउंस, उसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो साइड भी हमने करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जब एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पूरे साल की सैलरी निकालनी है। क्या निकालनी है? पूरे साल की सैलरी को मालूम करना है। भाई इसको मुकम्मल करें तो जल्दी से जेन से आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है। पूरे साल की सैलरी निकाल ली कि पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है? 24 लाख। अच्छा, मैंने 24 लाख पे टैक्स निकाला। अभी निकाल भी लीजिएगा। कहाँ से देखेंगे? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1, उसकी क्लॉज सेकंड देख लीजिएगा। ये दिखा दो, शाबाश। बिजनेस वाला, यस। ओके, पीएमजी टैक्स कार्ड निकाल लेना भाई, निकाल। लेकिन अभी वो 26 वाला है। ये मैंने कौन सा निकाला है? मैंने उनका केपीएमजी का 2025 वाला देख के लिखा है। अब वो निकालें फिर मुझे फोन कर दे, सर आपने गलत बताया था। ठीक है। हाँ, ये रिटर्न वाले की जो रिटर्न चल रही है, मैं उसी का ही लिख रहा हूँ। ठीक है। वो तो अगले साल जब रिटर्न होगी, तो मैंने लिखा है जो अभी रिटर्न चल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ है? तो अभी चल रही से मुराद है कि अगर कोई 25 का रिटर्न फाइल करे, अभी चल तो 24 की भी रही है, और किसी ने 24 की फाइल नहीं की हुई, जिसने 22 की फाइल नहीं की हुई उसका भी चल रहा है। तो हम कहाँ पे हैं? 2024 पे, 25 पे, सॉरी। अच्छा, जब आपने 2025 का निकाला तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऐसे निकलता है, फुल ईयर टैक्स ऑन सैलरी डिवाइडेड बाय फुल ईयर सैलरी इनकम। ये क्या बनता है सर? इसको फिर आपने एक और हरकत करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ये क्या बन जाएगा? बड़ा सादा है, बाद में ये भी नहीं समझ आता, क्लास में आ जाता है, अकेले पढ़ते फिर नहीं आता। यानी कि पूरे साल का सैलरी के ऊपर टैक्स कितना बनता है, और ये कब मालूम किया आता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स? ये सारे जुलाई के मंथ में, इन द मंथ ऑफ जुलाई, एवरी एवरी एम्प्लॉयर मस्ट कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सर गोली मार दे इसको। सर क्यों जुलाई में निकालें? एक बंदा तो हमारे पास आज जनवरी में रहा है। कब आ रहा है? जनवरी में आ रहा है। भाई मुझे हलाना देना है। ऑनलाइन वाला क्या स्वाद बैठा हुआ हिल ही रहा है। जनवरी के अंदर अगर कोई टैक्स आ रहा है, शाबाश टैक्स पे जमील साहब, जनवरी में आ रहा है, तो फिर हम उसका 6 माह का निकालें उसको, चूंकि 6 सैलरी पे करनी है। ऐसे ही है ना? लॉ ने कहा नहीं, वन, शाबाश। किसने कहा 12 महीने? शाबाश, लॉ पढ़ा हुआ है भाई। 149(2) के अंदर वो कहता है कि आप भले कुछ 6 माह मतलब 2 सैलियां ले, तब भी उसका पूरे साल का टैक्स और पूरे साल की सैलियां, यानी कि आपने जिसका एग्रीमेंट किया है, इसके ऊपर बड़े केसेस भी खुल जाते हैं समटाइम। बात समझ रहे हैं? ये हमें जब फॉर्म्स में समझाया गया, पढ़ाया गया, तब हमें समझे अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है फुल ईयर टैक्स, फुल ईयर इनकम। हम लिखते हैं फुल ईयर और पोर्शन ऑफ द ईयर। ठीक है। पोर्शन ऑफ द ईयर नहीं है, यानी कि कुछ महीनों की बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि फिर अगर बंदा जनवरी में भी आए, इन केस ऑफ ज्वाइनिंग इन जनवरी, देन वी हैव टू कैलकुलेट फुल ईयर सैलरी। तो टैक्स कैसे निकलेगा? पहले फुल ईयर की सैलरी मालूम की जाएगी। क्या निकाली जाएगी? फुल ईयर सैलरी। जी, जी। अच्छा जी। देन फुल ईयर की सैलरी के बाद, देन वी शैल कैलकुलेट टैक्स ऑन दैट इनकम
ठीक है। जाहिर बात है, पूरे साल की हमने सैलरी निकाली तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे साल का ही टैक्स निकालेंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? टैक्स निकालेंगे तो फिर वही ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा। भी बात को अंडरस्टैंड किया कि पूरे साल का टैक्स, टैक्स तब निकाला जाएगा पहले पूरे साल की सैलरी, फिर पूरे साल का टैक्स निकाला, फिर टैक्स को ऊपर रखा, सैलरी को डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका दिल करे, माशाल्लाह बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, 149 पढ़ लें जाके। ठीक है। अभी अभी मैडम कर रहा हूँ ना, एक टाइम तो दे दिया करें प्लीज। एक तो आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा आगे निकलने का शौक है। क्लास के बाद निकलना है ये जी पूरे। अब मैंने ये फार्मूला उसको बता दिया, लिख के कर दिया, लेकिन अब मैं 100 के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं। इसका एवरेज टैक्स क्या बनता है? भाई ये मैंने वो कैलकुलेटर पे जो करना था वो मैंने कर लिया। ये एक्सेल है, जिन लोगों को एक्सेल आता है बेहतरीन है, जिनको नहीं आता तो एक्सेल सीख लें। वो भी हमारे लोग सिखाते हैं, ठीक है। डाटा साइंसेस वाले हमारे लोग हैं भाई। परसेंटेज निकाल दिया आपने। हाँ जी, परसेंटेज। लेकिन लॉ इसको, वो कहता है, क्या कहता है जी, लॉ इसको बोलता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, पहले 2 लाख भी सैलरी डिस्पर्स की जाएगी। कितनी? 2 लाख भी सैलरी डिस्पर्स की जाएगी। तो सर हमारी जो विद होल्डिंग होगी क्या होगी? शाबाश। सर सर अगर एम्प्लॉयमेंट कोई शॉर्ट टर्म हो, 4 मंथ की एम्प्लॉयमेंट हो, तो भी पूरे बा- साल की भाई कैलकुलेशन होगी। मैं तो कानून पढ़ा रहा हूँ, कानून में ये लिखा हुआ है। कानून ने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक दिन कुछ नहीं लिखा, वेजेस के ऊपर है, वो हम अलग देख लेंगे। हम बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं वो सर, भाई अभी तो हमने सैलरी के ऊपर गया नहीं, अभी हमने देखा कि एवरेज रेट कैसे निकलेगा, अभी विद होल्डिंग पे भी नहीं गया है। भाई विद होल्डिंग करनी भी नहीं सीखी अभी, साल पहले हमने वहां पे लिखा हुआ था टैक्स कटेगा एवरेज रेट पे। तो अभी पहले वो समझ लें, फिर इसमें हम 6 महीने भी कर लेंगे, 2 महीने भी कर लेंगे, भाई थोड़ा सा हौसला रख लें। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सब्र। हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं और हम सैलरी इतनी रखते हैं, हम 2 3 सिनेरियो बना लेते हैं। केस वन करते हैं। केस वन के अंदर, सिनेरियो वन में एक ऐसा बंदा है। अच्छा ये ऊपर मैंने भी फार्मूला लगाया था। सैलरी थी हमारी 24 लाख। एवरेज रेट कैसे आ गया जी, आपका टैक्स डिवाइडेड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके ऊपर केस नंबर वन में हुआ ये कि फुल ईयर एक बंदे ने सर्व किया, फुल ईयर। हालांकि पहले 2 सैलरियों में से डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, 2 2 लाख रुपए सैलरी है। कितनी सैलरी है? 2 2 लाख। लेकिन जब पहली सैलरी डिस्पर्स होगी, फर्स्ट सैलरी, अब इसके अंदर कुछ आपका साथ हमारा टैक्स कटा हुआ होगा तो क्या होगा भाई, वो भी नहीं आता मुझे अभी, ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। हमारी सैलरी जब गई, कितनी सैलरी हमारी हमें मिली? 2 लाख। तो हमारा टैक्स कितना कट जाएगा साथ ही, ये जो, अच्छा परसेंटेज भी साथ में, और हमने ये लगा दिया है तो फिर डायरेक्ट नहीं आ जाए, फिर 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ये। ठीक है। अच्छा इसमें ये है कि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 100 से डिवाइड भी करना है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लीकेशन को हटा दिया है, ठीक है। तो कितना टैक्स कटेगा पहली सैलरी से ही? 19,166 रुपये। ये 5 महीने काम करे, 6 महीने काम करे, पूरा साल काम करे, अगर ये जब जब सैलरी लेता रहेगा, चूंकि ये जुलाई के महीने में भी आया तो जुलाई की पहली सैलरी से इतनी कट जाएगी। यानी कि आप समझिए फुल ईयर आपकी हर महीने जब 12 माह डिडक्शन होगी तो टैक्स पता कितना बन जाएगा? 2 तीसरी बन जाएगी। ये वो स्लैब के अकॉर्डिंगली ही होता है। है स्लैब के अकॉर्डिंग। भाई ये टैक्स मैंने सैलरी के स्लैब को देखना, मैं एम्प्लॉयर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको बैंक से प्रॉफिट आता है, मुझे नहीं पता कि आपकी प्रॉपर्टी भी रेंट पे लगी है, मुझे नहीं पता कि आप बिजनेस भी करते हैं। मैं करना है वट एवर आई एम पेइंग टू यू, तो मैंने उसको सैलरी वाले स्लैब में जाके काट देना है। ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि आप दूसरी जॉब करते हैं, मुझे ये पता है कि आपकी ये इनकम है जो मैं दे रहा हूँ। मुझसे एफबीआर उस चीज़ का हिसाब मांगेगा कि आपने जितने पे किया, आपने टैक्स काटा। अगर मैंने नहीं काटा, चलें, आपसे रहा नहीं जाएगा, चलो बता देता हूँ। सेक्शन 161(1)(a) के तहत अगर आपको शोकाज किया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाईजान ये जो पैसे आपने काटने थे क्यों नहीं काटे, आपके पास जवाब ही नहीं, जवाब होगा भी नहीं, क्यों क्यों नहीं काटे तो क्या कहेंगे? अच्छा आप कहेंगे यार ये
आपने 24 देखा है, तो 6-6 लाख रुपए 4 लोग की सैलरी है। ये उनकी सीएनएसी है, ये उनका नंबर है, ये उनकी सीवी है, ठीक है। तो एफबीआई कहेगा इट्स ओके, आप अय्याशी करने कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में आपकी सैलरियां ज्यादा थी, ठीक है, एक ही बंदे की सैलरी थी और आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर पता क्या करेगा एफबीआई? सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के तहत वो पैसे आप पर्सनली तौर पे लाइबल हो जाएंगे कि वो पैसे आप दें। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? तो हाँ जी, ये विदोल्डी के ये विदोल्डी के लिए है। इसमें एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना सर कि 6 महीने, ये जनवरी में ज्वाइन ना क्योंकि इसने टैक्स ईयर यानी तो अभी जुलाई से। करते हैं ना सर, अभी केस और केस टू पे आते हैं ना यार, थोड़ा सा टाइम दे दो। जितना पढ़ लें वो कर लिया, कि जब मैं आखिरी क्लास होगी ना इनकम टैक्स की, मैं कहूँगा भाई जो आपके दिल में भड़ास है किसी एरिया की, वो कल इकट्ठी करके ले आए हर बंदा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी कोई फरमाइशी प्रोग्राम कोई बना के ले आए, अगर ये इनकम आ गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं आपके साथ बैठूंगा बैठूंगा बैठ के सालों को समझाऊंगा। लेकिन वो उस वक्त आएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ ही बता दूंगा, मुझे उधर उधर जाने में मसला नहीं है। ये तो जिन लोगों की पहली या दूसरी क्लास होगी या जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और जिनकी प्रैक्टिस भी है, दोनों बराबर नहीं हो सकते और बराबर होना भी नहीं चाहिए। क्यों? जिस बंदे ने टाइम लगाया है, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, मफहूम इसी तरह है। तो इस तरह से भाई, जिन लोगों ने टाइम लगाया हुआ, जिन्होंने नहीं लगाया हुआ, तो मैंने दोनों को देखना है। मेरे लिए आप भी मुकदम है, वो बंदा भी मुकदम है। ठीक है, आगे समझे सर। ये अब पूरे साल का, अब फर्ज करें कि आपने केस टू में आप पर्सनली लायबल हो गया, और एक और भी आपकी तबीयत साफ कर देते हैं। सेक्शन 21C वो कहता है कि आप अपने बिजनेस से सैलरियां माइनस करते हो, अभी आपको बताया था, मैंने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। कहता है कि वो खर्चे के तौर पर माइनस नहीं कर सकते, इनएडमिजिबल। कितने मसले सर, आप कहेंगे सर ये चीज़ें तो पता ना ही होती तो बेहतर था। भाई लॉ क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करते हैं वो आप जिम्मेदार हैं। लॉ में इल्म होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं? जी, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में सर क्या होता है? केस नंबर 2 में ये होता है कि एक बंदा जनवरी में आया, सैलियां उसकी, हालांकि अगर हम उसको देखें, कब आया? जनवरी में। जब वो जनवरी में आया तो उसकी भी सैलरी 2 लाख है। कितनी सैलरी है? 2 लाख है। जब उसकी सैलरी 2 लाख है तो उसको पूरे साल में सैलरी मिलेगी कितनी? 12। अगर हम उसकी बात करें तो सैलरी सर हमें मिलेगी, अगर हम बात करें 6 12। अब क्या इसका 6 लाख पे टैक्स निकाला जाए? कानून कहता है नहीं, दरमियान में भी आएगा। तो जितनी आप पे कर रहे हैं ना आप उसको, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एवरेज रेट को सेम रखना। क्या रखना? एवरेज रेट सेम रखना। अच्छा, यानी कि क्या मतलब हुआ? अगर इसको 12 मिलेगा कितना? इसको 12 नहीं, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मिलेगा 12 लाख। लेकिन इसकी जो विदहोल्डिंग होगी ना, वो हमारी होगी 24 का। देखिए टैक्स आधा कटा है, ये देखें। टैक्स 230 बनता था, कटा कितना है? 115। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया? टैक्स तो हाफ हुआ है, लेकिन इस कार्रवाई से हुआ क्या है? रेट आपके ऊपर ज्यादा लग गया है। क्यों? अगर 12 होता तो 6 पे तो टैक्स होता ही ना, 6 पे तो टैक्स होता ही ना। और जो ऊपर वाला 6 है, अगर टैक्स ईयर 2025 को निकाल लो तो पता कितना बनता? 90,000 बनता। देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स ईयर 2025 के हिसाब से 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है, 6 पे बनता ही नहीं, ऊपर वाले 6 पे 15% के हिसाब से कितना बनता है? 90,000। और उसने एक्स्ट्रा कितना ले लिया है? 25,000। इसकी इस कार्रवाई के नतीजे में। अच्छा, एक और चीज बता दूं, बड़ी माजरत के साथ 90% कंपनियों में ये काम नहीं हो रहा, ये गलत प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि उन लोगों को खुद भी नहीं पता। उन लोगों को ना तो लॉ पढ़ना आता है, ना उनकी कहीं ट्रेनिंग करवाई गई है। आप इसको पढ़ के, जिस बंदे को लॉ की इंटरप्रिटेशन आती है उसके साथ बैठ जाए, फिर वो बता दे। 149 एक को भी देख ले, 149 दो को भी पढ़ ले। यानी कि इस सारी कार्रवाई का मकसद एवरेज रेट को क्या करना है? ज्यादा 12 माह पे करके क्या हो जाएगा? ज्यादा। अच्छा, इस केस में अगर एवरेज रेट हम निकालें, फर्ज करें हम 6 माह पे निकालें, तो भाई एवरेज रेट इस केस में तो बहुत कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? पूरे साल का टैक्स अगर आप निकालें 15,000 रुपये, ठीक है, कितना? एक 15 नहीं, 90 का निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो 90 बनता है ना 12 पे, ठीक है। एक्चुअल बनता 90, लेकिन विद होल्डिंग कितनी होगी? एक 15। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
और इस पे हम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये एवरेज रेट 7.5% बनता है। आप कहें नहीं सर 6 लाख तो टैक्स ही नहीं होता। एवरेज रेट का मतलब ये होता है कि विद होल्डिंग होगी तो पहले पेमेंट पे भी होगी, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि इस 12 लाख के ऊपर जो टैक्स लगता है ना हमारा, 6 पे लगता है और अगले 6 पे कितना लगता है, 15%। लेकिन ये कितना निकाल रहा है, इसको एवरेज रेट का मतलब ये है कि जिसको अगर जो लोग मैथमेटिक्स में स्टैट्स समझते हैं उनको पता होगा कि एक मीन का वर्ड हम पढ़ते होते थे। यस। ये मीन निकाली है हमने, ठीक है, यानी कि पूरे साल का औसत। ठीक हो गया। रिटर्न रिफंडेबल बन जाएगा। हाँ जी, इस बंदे का फिर जब रिटर्न फाइल करेगा फिर रिफंडेबल रिफंडेबल बन जाएगा, बिल्कुल। आप इस भाई ने बहुत सारी बात की है। इस बंदे ने कहा शायद पोर्टल उसका बनाएगा, पोर्टल पता है कितना बनाएगा इस केस में, 90। और उसका दूसरा बनता कितना है, विदोल्डिंग कितनी हुई है। उसने कहा है भाईजान ये तो जो डिफरेंस है 25 हजार का रिफंड बन जाएगा। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उसने कहा सर ये फिर फर्क क्यों आ रहा है, एफबीआर इसको क्यों नहीं समझ पा रहा। मैं कहूँगा एक साइड है विद होल्डिंग साइड, बहुत इंपॉर्टेंट साइड मतलब डिस्कशन। एक है विद होल्डिंग साइड, यानी कि टैक्स काटने की साइड। वो ये नहीं देखती कि आपका टैक्स बनता क्या है। अच्छा क्यों, बात को समझे। दो सैलियां थी, एक सैली के ऊपर भी टैक्स कटा हुआ था, दूसरी सैली के ऊपर टैक्स कटा हुआ था। दोनों ने सही काटा हुआ था, विद होल्डिंग सही की थी। जब पोर्टल पे गया तो दूसरी साइड कौन सी आती है, चार्जिंग साइड या फिर रिपोर्टिंग साइड। चार्जिंग से मुराद है टैक्स लगना, टैक्स लगेगा जब आप इनकम को रिपोर्ट करेंगे, लिखेंगे। जब मैंने इनकम रिपोर्ट की, वो दूसरा सिनेरियो ले ले जिसमें वो एक सैलरी 2 रुपए वाली और एक 4 वाली, जो भी एग्जांपल थी, उस केस में मेरा पेबल बन रहा था। यानी कि ये एक चीज इनको या तो एफबीआर को लॉ में कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए कि इसको वो अलाइन कर दें, या फिर अगर वो अलाइन नहीं करते तो सर उनका ये मानना है कि एक्स्ट्रा बनता है तो आप रिफंड ले लें, चूंकि ये एडजस्टेबल टैक्स है। जस्ट इन केस और कोई इनकम हुई और उसका डिविडेंड टैक्स बना तो ये टैक्स उसके साथ क्या हो जाएगा, नॉक ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि प्रैक्टिकली एक बिल्कुल प्रॉब्लम आती है कि विद होल्डिंग ज्यादा पे हुई है, दूसरे केस में विद होल्डिंग कम पे भी तो हुई थी। तो ये एक बिल्कुल लॉ के अंदर डेफिशिएंसी है, अनोमली है, वो जानबूझ के रखी गई है या उन्होंने रखी है, ठीक है। इस केस में हमें ये तो समझ आता है कि ज्यादा क्यों ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी केस में फिर वो विद होल्डिंग के केस में, या तो आप उसमें सिस्टम लगाएं कि मैंने भाई 6 माह में ज्वाइन किया था कि आपका रिफंडेबल ना बने, बात समझ रहे हैं? लेकिन हम कहेंगे भाई जब कमाया इतना है टैक्स जो बनता है वो ले। एग्रीड, ठीक हो गया। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का भी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा वही फर्स्ट शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए, सैलरी के स्लैब को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, पूरे साल की सैलरी को मद्देनजर रखते हुए। दरमियान में कोई बंदा आ गया, ठीक है, तो फिर भी पूरे साल का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा। लेकिन एक और चीज, एक है IT 3। क्या है IT 3? IT 3 फॉर्म। सर IT 3 फॉर्म क्या है। सर अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई टैक्स कट जाए, बीइंग एम्प्लॉय, मेरा कोई सा भी टैक्स कट गया, मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने गाड़ी का नंबर लगवाया, मैंने कोई चीज़ और आप फर्ज कह लें कि गाड़ी का नंबर लगवाया, बिजली के बिल में कोई टैक्स आ गया, ठीक है, अभी बिजली के बिलों पे भी हम बाद में पढ़ेंगे। 200 आपके इंटरनेट का बिल आ गया, आपके मोबाइल फोन का टैक्स है। तो लॉ में अभी भी ये बात मुकम्मल नहीं हुई, ये बता दूं बस इतना बताने के लिए कि किसी और सेक्शन की विदहोल्डिंग हुई हुई है जो कि एडजस्टेबल हो, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट कह दिया, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें भी लॉ में एक गलत लिखा हुआ है, पता है क्यों। यहाँ भी लिखने वाले से एक गलती हुई है। कैसे, अदर हेड्स, इस लॉ को लूँ ना, ये लेजिस्लेचर को लूँ, तो मैं तो कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रॉपर्टी का भी टैक्स कटा हुआ है, प्रॉपर्टी का भी, मुझे तो उसकी भी एडजस्टमेंट चाहिए। लिखा हुआ है, पढ़ लें। लेकिन ये बात अदर हेड्स वाला लफ्ज गलत है। इसको लिखना चाहिए कि टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अंडर डिफरेंट परवियंस ऑफ विदहोल्डिंग, या फिर एडजस्टेबल टैक्सेस या एडवांस टैक्स, ऐसा करके लिखिए। अदर हेड्स लिखना ये प्रॉपर रिप्लेस नहीं हुआ। जैसे हमने एक और क्लास में कैसी बात की, तो अगले दिन वो चेंज हो गई, तो मैंने उसको कहा जी हमने कहा भाई कोई बंदा सुन रहा है हमें, तो वैसे कोई शुक्र बात है, बंदा कहता है यार मैं मॉल से हूँ, वो फौज का दायरा आपको पता है, ये मोटरवे वाला जो है, ठीक है। तो मैंने कहा आपने तो नहीं बता दिया, कहता ये बात भी उन्होंने सुन ली है। तो ये जो खराबी है लॉ के अंदर मौजूद है अदर हेड्स वाली। इसका मतलब ये, मैं तो ये भी कह सकता हूँ मेरा बैंक से प्रॉफिट कटा हुआ है, वो डिविडेंड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ फर्ज करें कि मेरा बिजनेस में विद होल्डिंग हुई है। तो ये लॉ में थोड़ी सी कमियां बेशियां भी होगी, हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आपने भी बैठ के थोड़ा सा समझते रहना है।
और इन बातों पर मेरी बातें समझ ना आए तो कॉपी करें। दुनिया का ज़ैनो फतीन बंदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी तो हर बंदा यूज़ करता है, कॉपी करें, पेस्ट करें, उसको कहें उस्ताद ये कह रहा था, मेरा ये पॉइंट है, सही कह रहा था, गलत कह रहा था। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो इसके बारे में मैंने यहां से भी नहीं बताया, मैं कह रहा हूं कि सर IT 3, क्या कह रहा हूं? IT 3। गूगल शरीफ पे चलते हैं। गूगल शरीफ को कहते हैं IT 3। ITR तो नहीं लिख दिया था मैंने? अच्छा, IT 3 फॉर्म, इसको कहते हैं एम्प्लॉयज डिक्लेरेशन। अच्छा, एक चीज बता दूं कि इसने ये डाउनलोड कर दिया है, मैं बल्कि ये करता हूँ, FBR की वेबसाइट पे जाता हूँ। भाईजान ये जिस इस पेज पे पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करके ना, ये आपकी शीट पे यहीं पेस्ट कर देता हूँ, उसमें से आप अपना IT 3 खुद निकाल लेना। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा गूगल, और उस पर IT 3 पे क्लिक करना। सर ये फॉर्म भी अल्लाह की मेहरबानी से ये वैसे इनकम टैक्स रूल्स के अंदर बना हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई, और अल्लाह ने इनको हिम्मत दी भी नहीं कि इसको करेक्ट कर लें। क्यों? इसके अंदर भी कोई खराबियां हैं, बताता हूँ। ये है क्या? डिक्लेरेशन बाय सैलरीड पर्सन। इसके अंदर क्या है? टू बी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय। इसमें आप अपनी डिटेल लिखेंगे, और ये क्या है, आप इसमें हल्फ देते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, और जो मूवीज में ड्रामा होता है वो ड्रामा करते हैं जी, जो कहूंगा सच कहूंगा, ये वही वाली बातें आ गई। ठीक है। अब आगे आपके जो टैक्स आपका कटा है मोबाइल फोन पे, 236C का, तो वो तो वाकई हमें उसकी एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए। यानी कि जो हमारा टैक्स बनता है पूरे साल का 2,30,000, मैं अपने एम्प्लॉयर को कहूंगा भाई ये इतना टैक्स कटा हुआ है, ये आखिरी महीने में जाके कहेंगे ना, वो कहेगा भाईजान आपका टैक्स तो बनता था 230 है, तो हमने तो काट लिया, आपका 20 रहता है, और आप विड्रॉलिंग ले आए 60,000 रुपये की। तो हम कोशिश करेंगे क्वार्टरली एडजस्ट करवा लें। कोई 2-3 महीने गुजरे, हम कहें जी इतना टैक्स हमारा कटा हुआ है, फिर 2-3 महीने गुजरे तो हम कहें इतना फिर कटा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बजाय कि एट द एंड लास्ट रिटर्न से एडजस्ट करवाएं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो हम उसको हर क्वार्टर बाद, इवन कि हर महीने में करवाना करा लो। मैंने गाड़ी खरीदी, फर्ज करें जमीन खरीदी अगस्त में, तो अगस्त में मेरा बहुत ज्यादा इनकम टैक्स 236C का, यानी कि कोई भी एडजस्टेबल टैक्स हो। कौन सा एडजस्टेबल टैक्स हो? यानी कि कोई सी मुराद ये नहीं कि आप कहें सर वो फलाना एडजस्टेबल है, वो जो प्रॉपर्टी नहीं लगाई रेंट पे उसका एडजस्टेबल नहीं, नहीं, वो प्रॉपर्टी इनकम के साथ उसका रिश्ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसी खर्चे के ऊपर आपका एडवांस टैक्स हो। मोबाइल फोन भी आपका क्या है? खर्चा है। गाड़ी का नंबर लगवाने, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ खर्चा है, हालांकि गाड़ी का जो नंबर हम लगवाते होते हैं उसमें से नॉर्मली लोग मार्केट में उसको सैलरी का वो बना देते हैं, गाड़ी की कीमत का हिस्सा बना देते हैं, हालांकि वो पैसे हमें रिफंड जब हो जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं, कानून कहता है वो आपकी सैलरी उसका गाड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें कि कोई भी खर्चा है, कोई भी क्या है? खर्चा है, और खर्चे के ऊपर इंटरनेट का बिल है। ठीक है। तो आपका क्या हो गया टैक्स, या आपने बैंक से पैसे निकलवाए, आप नॉन फाइलर थे, जैसे कल वो मेरा क्लाइंट था, तो वो पता नहीं एक रिटर्न कैसे ओवरलुक होगी, ठीक है, उस बच्चों से, उसने मुझे फोन किया, सर वो मेरा टैक्स ज्यादा कट गया, वो टैक्स कट गया, आप लोगों ने हमें फाइलर नहीं किया। मैंने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी हमने अगर कोई 1.5 करोड़ का टैक्स पे किया है, तो अगले साल जब पे करेंगे तो ये जो आपका टैक्स कट गया हम एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को तो अलग उनकी तारीफ की, ठीक है, बुला के, लेकिन उसको मैंने कहा भाई ये एडजस्टमेंट टैक्स टेंशन क्यों लेते हो, अभी हो गया। मैंने कहा प्रॉपर्टी शॉपिंग उसने खरीदी थी, मैंने कहा प्रॉपर्टी शॉपिंग का हमारी ट्रांजेक्शन कोई ना भी फाइलर हो जाता है, आप टेंशन ना लें। यानी कि वो जो टैक्सेस हैं एडजस्टेबल टैक्सेस, हमें उसकी एडजस्टमेंट मिल जाती है, बात को फॉलो कर रहे हैं? मोबाइल फोन का टैक्स एडजस्टमेंट मिल जाएगी, मोटर व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स है एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कैश विड्रॉल का टैक्स एडजस्टमेंट मिल जाएगी, प्रॉफिट ऑन डेट, अच्छा ये अब फाइन टैक्स होता है। ये मैं कह रहा था कि अल्लाह ने इनको हिम्मत नहीं दी, ये पॉइंट अब इसके अंदर नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। पर अदबन देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पहले एडजस्टेबल टैक्स होता था, अब ये मिनिमम है, यानी कि वो कहता है कि उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, और ये गवर्नमेंट के खाते में चला के वापस भी नहीं आएगा। लेकिन इस चवल इंसान ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कम पढ़ा लिखा है, तो आपसे अगर आपका दाव लग रहा है तो लगा लो यार, लेकिन उस दाव के आपको जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उस 2 नंबरी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन वो अगर आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो ले लो। वो बैंक भी बता दूँ। हाँ जी। अगर वो भी हाँ, दे रहा अगर है। देखा जाए तो आपका फॉर्म ही ऐसा है, और ये अभी लेटेस्ट हमने FBR की वेबसाइट से निकाला है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगली चीज, अगर प्रॉफिट ऑन डेट का भी अगर उसके आप दाव लगा सकते हैं लगा लो, लेकिन उस दाव के आपको जिम्मेदार हैं नफे या नुकसान के। ठीक है। लॉ क्या कहता है? भाई ये बातें समझ आ रही हैं? इसका पिछली क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और आपने कभी भी नहीं आ रही ना, तो फिर मसला होगा। टेलीफोन भाई ये एडजस्टेबल है,
यानी कि ये वो टैक्सेस हैं जो आप, अच्छा कैसे करने हैं अभी हमने वो नहीं पढ़ा। हम अपने एम्प्लॉयर को जाके कहते हैं भाई ये देखो ये हमारे टैक्सेस कटे हुए हैं, फलाना फलाना बिल लेके चले गया है, वो सर्टिफिकेट लेके चले गए। अच्छा वो भी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये अगर पढ़ा लिखा वाकई बंदा हुआ तो ये आपका टैक्स एडजस्ट नहीं करेगा, ये टैक्स आपका एडजस्ट नहीं करेगा। बाकी करेगा तो उसके ऊपर भी कहता है 50 रुपए का बयान हल्फी भी लेके आओ, कि जो आप डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हो ना असल है, ये फेक नहीं है। आप बना के ले आओ और वाकई में वो जेन्युइन ही ना हो, ठीक है, और वो उसको फिर दे भी दे, आप कहें सर उस अथेंटिसिटी चेक करना, लॉ में ऐसी अथेंटिसिटी की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने जात को बचाने के लिए आपसे क्या ले लेता है, बयान हल्फी ले लेता है। हालांकि बयान हल्फी तो इसके भी ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो कहता है स्टैम्प पेपर पे भी एक बयान हल्फी दे दो, और वो फाइल का हिस्सा बना देता है। क्योंकि एफबीआर कल को बुलाएगा, वो कहेगा ये चाचू शफीक की 24 लाख सैलरी, और चाचू शफीक का 2,30,000 टैक्स था, तो आपने 80,000 क्यों काटा है। मैं कहूंगा ये देखें उसके ये बाकी सारा टैक्स तो नहीं कटा, इसलिए नहीं कटा, क्यों, क्योंकि मैं पर्सनली जिम्मेदार हूँ, क्यों, क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं माना जाएगा। याद आया, पहले मुझे वो शोकाज करता है, ठीक है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट भी लेते हैं, यानी कि हम अगले बंदे को अपना पूरा टैक्स काटने नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है कि हमें क्या मिल जाए, एक एडजस्टमेंट मिल जाए जो हमारे टैक्सेस मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत एडवांस या एडजस्टेड टैक्सेस हैं, जो किसी इनकम से कनेक्ट नहीं है। इसमें देखा आपने, कोई भी इनकम से कनेक्ट नहीं, वो प्रॉफिट ऑन एक डेट था। ये एक वक्त होता था तब होता था, होता क्या था मतलब एडजस्ट होता था। अब ये चूंकि फाइनल हो गया है तो अभी एडजस्ट नहीं होता। उस वक्त भी ये एडवांस टैक्स के तौर पे होता था, ठीक है। उस वक्त गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग बैंकों में डालें। अब लोगों को बैंकों के ऊपर लगा कर उन्होंने कहा चलो जी पैसे निकालना शुरू कर दें। तो मुझे कहता है ना सर ये मेरे पास 80 लाख है या 70 लाख है, तो मैं पूछता हूँ सर आपकी उम्र कितनी है। वो कहता है यार 60 से ऊपर है। तो मैं कहता हूँ बैंक में ना डालो, आप वो बहबूद में डालो, नेशनल सेविंग सेंटर में। उस पर एक तो प्रॉफिट ज़्यादा, और दूसरे नंबर विद होल्डिंग नहीं है, और एंड पे टैक्स भी जो जमा करवाना है 5% जमा करवाना है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम वक्तन फोक्तन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन थोड़ा तो अमल के साथ, ठीक है ना, कोई चीज़ रहेगी नहीं। और अभी भी आप कहें कि मैंने कुछ भी नहीं बताया, वट वी हैव डिस्कस्ड के सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होगा, नंबर वन। नंबर टू, एम्प्लॉई जो होगा इसी ने रिटर्न फाइल करनी होती है, और अभी रिटर्न फाइलिंग हमने देखी ही नहीं है। हमने तो कहा है कि हम उससे पहले उस देने वाले की तरफ चले गए हैं। देने वाले के ऊपर गया है, वो अपना जाती काम करवाता है, बिजनेस का काम करवाता है। जाती काम करवाता है तो आपका मतलब काम करवाने वाला का पर्सनल एक्सपेंस, और जो काम कर रहा है उसकी तो इनकम ही है। और बिजनेस के लिए आप उसके लिए काम करते हो तो उसका बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। विद होल्डिंग दोनों केसेस में होगी। मेरे मेरे जो पर्सनल नॉलेज कहता है अगर आप इख्तलाफ करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्जी। अच्छा जी। उसके बाद आपका एवरेज रेट के ऊपर विद होल्डिंग होगी, यानी कि 6 लाख तक एग्जम्प्ट भी है तो फिर भी विद होल्डिंग हो रही होगी। एवरेज रेट होता है पूरे साल का टैक्स, पूरे साल की इनकम। साल के दौरान भी अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है, उसका पूरे साल की इनकम पहले निकाल लो, पूरे साल का टैक्स निकाल लो, टैक्स को ऊपर रखो, सैलरी को नीचे रखो, एवरेज रेट आ गया। पूरे साल का टैक्स कैसे निकालोगे ये तो। पूरे साल का कैसा टैक्स निकालेंगे, सैलरी से निकाल लेंगे। नहीं सैलरी तो नहीं पास नहीं, करेंगे ना 2 लाख। सैलरी पर चलेगी, सैलरी तो निकाल लेंगे ना। उसके बाद अगला काम है सैलरी का टैक्स निकालना। रुक जाए, कैसे निकालना है। नहीं, उन लोगों ने बनाया होता है एक्सेल में फार्मूला, नहीं, ठीक है, एक फार्मूला होता है, मैं देख लूंगा मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है। होता ये है 242। ये फार्मूला बना बनाया भी मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कस करें सैलरी के ऊपर, ठीक है, तो सर अगर 24 लाख, अभी तो ये हो गया, पिछले साल जो थी ना उसको हम देखते हैं, ये था पिछले साल। निकालें इसके ऊपर, आप मुझे बताएं कितना बनेगा। और फिर बिल्कुल आपने को एक्सेल एक्सेल नहीं आता, फार्मूला बनाना नहीं आता, बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सादा आदमी है, बिल्कुल सादा आदमी है। आपने कहा ना एक्सेल सीखना है ना वो जरूरत है, ठीक है। तो नहीं होता है, पता है क्या, फार्मूला का बनाना सीख लें तो आपका 1,000 5,000 10,000 एम्प्लॉई हो, तो आपने सैलरी लिखनी है, वन क्लिक करना है, नीचे तक सबका टैक्स ऐसे, यानी कि आप वन पे वन का कैसे निकाल सकते हैं। ये 1 लाख 80 फिक्स हो गया। निकालें जी। 1 लाख 80 हो गया फिक्स। हाँ जी। तो बाकी 2 लाख 50,000, 25%। 25%, 2 लाख पे 30,000 बन गया, 30,000 50,000 बन गया, दो तीस बन गया। यकीन करें मैंने सही बताया है, ठीक है। वो तो मैं थोड़ा मेरे कंफ्यूजन दूर हो जाए ये। बिल्कुल सही है, अच्छा कि आपने पूछ लिया। हाँ जी, यकीन हो गया। नहीं अभी बस मैं इसको रिकैप कर लूँ फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। मिड वाले की भी हमने बात कर, लेकिन मिड वाले का टैक्स जमा होगा हाफ ईयर का ही, लेकिन टैक्स ज्यादा जमा हो जाएगा क्योंकि एवरेज रेट क्या हो गया था
ज्यादा हो गया था। ठीक है। तो इसमें हमने केस 1 केस 2 को डिस्कस किया, IT 3 के ऊपर डिस्कशन की। अभी दोबारा से हमने विद होल्डिंग से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन फिर विद होल्डिंग में कौन कौन सी इनकम को टोटल 24 लाख में शामिल करना है, किसको नहीं करना, ये एम्प्लॉयर देखेगा। लेकिन एम्प्लॉयर की साइड को भी हम देखेंगे। आप किसी कंपनी में आपको टैक्स के इंटरव्यू के लिए मैनेजर के लिए बुलाया जाए और आपको कहा जाए आपने सैलरी के ऊपर टैक्स काटना है, और हर कंपनी की जरूरत है, हर कंपनी की, और आपको कहें जी ये हमारे 5 मुलाजिम हैं, आप सैलरी का मालूम करें कितनी विद होल्डिंग होगी। तो आप उससे सर IT 3 के ऊपर किसी मुलाजम का है तो वो बताएं सर कि मुझे सैलरी पूरे साल की दें। वो कहे नहीं यार इतने अलाउंसेस होते हैं, ये मेडिकल अलाउंस होता है, फलाना होता है, फलाना होता है, तो ये कन्वेंस अलाउंस होता है, आप कहें यार पता नहीं इसका क्या करें। तो वो सारी चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो साइड भी आएगी, ठीक। फिर आप हो गए, फर्ज करें कि अब आपने रिटर्न फाइल करनी है आपने एम्प्लॉयज की, फर्ज कर लें। वैसे तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो करवाती हैं। लाइक ये पाकिस्तान तंबाकू कंपनी है जो गोल्ड लीफ और कैप्स्टन वाले हैं, तो बनवाते हैं। तो वो कहते हैं यार हम अपने मुलाजमों का खर्चा भी हम देंगे उनके रिटर्न का। जब वो रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है, तो उस वक्त वो आपको ऐसा रिटर्न फाइल करनी तो नहीं आती, विदहोल्डिंग तो मुझे आती है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो हम अभी की क्लास को रैप करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड। तो जितना पढ़ा है मुझे उतना ही आता है, उससे बाहर नहीं आता। तो उससे आगे जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे। तो क्लास के दौरान आप पूछ लें कि ये मैं समझ नहीं आया। क्यों? वजह ये है कि जब आप पढ़ाते हैं वो जी मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम होता है बेसिक सैलरी का, तो हो सकता है कि आधे लोग को पता हो, और जिनको नहीं पता वो कहेंगे यार इनको तो पहले ही आता है। तो मैंने वो डिस्करेज करना है जो जिनको इल्म है, ठीक है। यानी कि वो मुझसे आगे ना निकल जाएं, बाकी लोगों को वो डिस्करेज ना कर दें। ठीक हो गया? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड तक किसी बंदे का क्वेश्चन हो ये, लेकिन ये आपको अभी पता चलना शुरू हो गया होगा कि हम ट्रैक पे ही हैं, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, मैडम आगे का ऊपर से गुजर गया। आप क्लास को इतने एरिया को बाकी सारी समझ आई है ना? इतने एरिया को, पहली बात तो ये है कि आपने वो लेक्चर को जाके आगे पीछे करके देख लेना कि साहब कहाँ से एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं। 2 दफा जाके सुने, 3 दफा सुने। ये कोई मेरा ख्याल है हार्डली 20 मिनट की डिस्कशन होगी। अरे तो थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूँ तो ये है कि वो चलो फिर भी आप 1.25 पे जा सकती हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर लीजिएगा। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग आपकी 16-17 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर ये दफा सुनिएगा, फिर नहीं समझ आएगा कल आ जाइएगा। और मैं अश्योर करता हूँ, और ये आपने सुनना पता है कब है? सुबह फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है, सुबह फ्रेश माइंड के साथ जाके अभी ना सुनिए। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई ने कितनी सियानी बात की, इन्होंने कहा मेरी सैलरी थी 2 लाख, मेरा उन्होंने टैक्स काट लिया, वो जो बनता था 19,000 रुपये, 3 माह का 60,000 रुपये टैक्स भी काट लिया, मैंने जॉब रिजाइन कर दी। पहली बात तो मेरे खूबसूरत दोस्त ये है कि आप रिजाइन करोगे ना, तो अगली जब कंपनी में जाओगे ये ऐन मुमकिन नहीं है कि आप नहीं जाओगे, और ये भी ऐन मुमकिन है कि आप उससे ज़्यादा सैलरी पे जाओगे। जब अगला बंदा वो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स पूरे सैलरी पे निकालेगा अगर वो पढ़ा लिखा हुआ तो, ये पढ़े लिखे से मुराद उसको टैक्स का कानून हुआ। हमारा यहाँ पढ़ा लिखा है, टैक्स का कानून उसको आना। ठीक है, आप कहें हम सारे साल पढ़े लिखे हैं, और उसको टैक्स का कानून आता है, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे जब टैक्स निकालेगा तो विदहोल्डिंग जो आपकी करेगा ना, वो करेगा उस पर फिर भी आपका ज़्यादा बनेगा। अब एक तो तरीका ये है कि जब उसने विदहोल्डिंग की और जो आपके सेकंड एम्प्लॉय ने की, दोनों को हम इकट्ठा करके पोर्टल पे लिखेंगे, वो आप देख लेंगे। जो आपकी दोनों की सैलरी, जो पहले वाला 6 लाख है और अगले वाला ये ऐड करके लिखेंगे, अगर हमारा कोई रिफंडेबल बन गया तो ठीक है, नहीं बना ये भी आइन मुमकिन है कि आपका रिफंडेबल बने ही ना, क्योंकि अगली सैलरी आइन मुमकिन है कि आपकी ज्यादा अगर बन भी गया, तो हम ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि हम इनसे रिफंड कराएं 10-20-40 हज़ार रुपए। हम कोई अदर सोर्स में, अदर सीट में कोई भी इनकम डाल के, भाई पार्ट टाइम पे लेक्चर दिया था, पार्ट टाइम किसी को ट्यूशन पढ़ाई थी, वो पैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा लें, बजाय कि आप रिफंड पे जाएं। हाँ जी, वो अदर सोर्स में कोई इनकम डिक्लेयर कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं? अदर सोर्स में क्या आता है वो भी अभी नहीं आता, वो भी हम पढ़ लेंगे। यानी कि इनकम को बजाय आप रिफंडेबल बनाने के वो टैक्स को, आप कुछ इनकम डिक्लेयर करके उस रिफंडेबल को कम कर दे। कितनी सारी इनकम लिखेंगे? हम थोड़ी थोड़ी इनकम करके लिखेंगे, जब वो नीचे वाला रिफंडेबल कम हो जाएगा या थोड़ा सा रह जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, हम उसे इनकम लिख देंगे। वो अभी मुकम्मल कैसे होनी है वो हमने बतानी है।
वो जब प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। जी, राइट साइड से किसी का क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड लाइन से आपका है? जी मैं सर ये क्वेश्चन है कि ये जो 2 लाख का एवरेज टैक्स रेट पता है ना, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सैलरी भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। साल के दौरान में जो आपके जैसा काबिल आदमी स्टार्ट में जुलाई में कंपटीशन बनाएगा, तो वो पहले फोरसी करता है, वो एचआर से डाटा लेता है कि आपको क्या लगता है कि किन लोगों का इंक्रीमेंट लगेगा, किन लोगों को बोनस मिलेगा। ये मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एचआर डाटा देता है कि इस बंदे की इतनी रेमुनेशन इस कमिंग ईयर की होगी। और फाइनेंस वाले और एचआर वाले वो एडजस्ट होकर चाह रहे होते हैं, आपको पता है कि रेमुनरेशन बनाना, मतलब रेमुनरेशन होगी कितनी, वो काम किसका है, वो आपके एचआर का। लेकिन इस पे टैक्स कितना डिडक्ट होगा वो फाइनेंस वाले बताते हैं। फिर फाइनेंस वाले टैक्स की कंपटीशन के लिए एचआर से डाटा लेते हैं, वो विदहोल्डिंग बता के कि कितनी बनेगी, तो वो फिर एचआर को वापस भेजते हैं, एचआर फिर उसको फिट करके वो विदहोल्डिंग कर रहा होता है। तो यानी कि कोई अगर परस्पेक्टेड आप नहीं, हमने फोर्सी किया था नहीं मिलेगा लेकिन बाद में मिल गया, जब ऐसा केस आता है तो वो एचआर दोबारा उसको फोन करता है, यार इसका ये हो गया है, मतलब ये इसका एक बोनस मिल गया है, हमने तो कहा था नहीं मिलेगा, ये इसने काम ही अच्छा किया, या इसका किया था मिलेगा लेकिन इसका बोनस नहीं मिला। तो वो फिर एस्टिमेट को रिवाइज किया था। इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ये एस्टिमेटेड टैक्स होता है, ये कोई एक्चुअल नहीं होता। आखिरी रिटर्न में जाके हम देखते हैं कि अच्छा पूरे साल में ये हुआ, लास्ट रिटर्न में कभी आप देखेंगे ना, लास्ट विद होल्डिंग या तो ज्यादा होगी या कम होगी, उसकी वजह ये होती है कि लास्ट में फाइनल हो रहा होता है। क्या हो रहा है? फाइनल एडजस्टमेंट हो रही होती है। ठीक है, ठीक है सर। जी एक दूसरा ये था कि ये जो IT3 आपने फॉर्म बताया ना, इसमें जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिबेट है वो बीसी में क्लेम करते हैं या अलग से? नहीं बोल रहे थे हम, उसके ऊपर हम 61 63 अलग देखेंगे। ठीक है जी भाई। सर मेरा ये सवाल है कि नहीं और यार इधर से आते हैं पीछे की तरफ, जी भाई। इसमें थोड़ा सा इन्हीं के सवाल को आगे मैं लिख लेता हूँ। जैसे जनरली मैं टेल में होता था पहले, टेल में भी ये होता था कि हमारा जनवरी में इंक्रीमेंट लगता था हम्म। और जनवरी में बोनस होता था। तो जैसे ही वो बोनस प्लस इंक्रीमेंट गिरता था तो वो हमारा स्लैब ऑफ कोर्स चेंज हो जाता था पूरे ईयर। शाबाश। तो वो ये करते थे कि उसके हिसाब से जितना मैक्सिमम काट सकते थे जैन में काट के, और फिर उसको अगले 5 महीने में एवरेज आउट कर देते शाबाश। वाला सिस्टम यानी करता है ना, हाँ मैनुअली जी, तब नहीं होता जी, सारा सिस्टम नहीं भी करते हैं। यस ये भाई, अगर सॉफ्टवेयर अपने इदारे में इंप्लीमेंट करवाना तो हम वो भी कर देते हैं, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन तो कंसल्टेंसी भी एक करते चीज तो ये है सर। हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर है, ये एक्सेल में या किसी ईआरपी में या सैप में या किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए, ठीक है, एस फॉर हाना में B1 में तो वो चीज यूज होती है। ठीक है, हमारा S4 हमारा इस्तेमाल होता है ठीक है। फिर आप वो ऑटोमेटिकली। DCL में होते जी हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर ये तो यहाँ पे अच्छी चीज है कि जब बढ़ती है तो एडजस्ट करके और टैक्स ज्यादा लेके इसको पूरा कर देता हूँ। लेकिन अब मैं रिजाइन कर चुका हूँ, फर्ज फर्ज करें, ठीक है। और वही वाली बात जो बीच वाले साहब ने की थी कि अगर 6 महीने बाद मैंने रिजाइन किया तो मेरी जो एवरेज टैक्स के हिसाब से जो टैक्स कटा, और मेरा अगला कोई इरादा भी नहीं नौकरी ज्वाइन करने का, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप रिफंड करवाओगे? तो फिर रिफंड की तरफ ही जाएंगे। और अगर अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है फिर रिफंड बनेगा, अगर कोई और इनकम है, बिजनेस इनकम है, जी तो हो सकता है बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स बन जाए तो ये एडजस्ट हो जाए, टैक्स ईयर में एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल ठीक क्योंकि हो गया। 6 माह में ऑप्शन है कि उसको किसी तरीके हाँ से। हाँ, कोई और इनकम है, मैं तो ये भी कहा है उनके सामने, मैंने कहा कोई और इनकम नहीं भी है बना लो, ये नहीं कि कागजात में अमीर हो जाओ, जब राइट। बाद में कमा, लोग कमा के बाद में रस्ते ढूंढते हैं, हम पहले कमा लेंगे। ठीक है, सही। उनको पहले इलम नहीं था, जो लोग कमा के बाद में रस्ते ढूंढते हैं। अभी हमें समझ आ गया, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वाइट रखें। क्या? हमारी जो रिडक्शन हो रही है, गोल्डन हो रही वो सर इसको बिल्कुल हम है। करेंगे अब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और एग्री। अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल चुका हूँ कि वो टैक्स कम काटे, उसने कह दिया कि मैं कम काटूँ। बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है आपका, या आपकी फाइनेंस वालों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, अच्छा के साथ। नहीं वो करते हैं, अगर कर देते हैं प्रूफ मतलब। प्रूफ दे दे तो मतलब उनको, उनको बना देते हैं। मुझे पता है कि उनको पता है कि अभी कुछ नहीं है इनके पास, तो बिजनेस स्टार्ट करना है जो भी करना है। तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि अब इसमें लास्ट जो आपका वो है वो हम नहीं काटेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है। तो लीगली मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ लीगली कर दैट अ देते प्रॉब्लम फॉर हैं दैम। सर, लॉ बता दे, वो उनके लिए यही होगा जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, टैक्स नहीं विद होल्ड, क्या पर्सनल लायबिलिटी है, शो काज होगा। हाँ जी, वो पर्सनल लायबल है, वो पर्सनल उस केस में लायबल है अगर आपसे रिकवर नहीं होता तो। राइट। ये मैं सेक्शन लिख दिया, रेफरेंस को देख लें। जब वो रिपोर्ट करते हैं 3 मंथ से इनकम, हम्म। ठीक है, तो फिर वो लायबल है। अगर इनको वो पहले टेन्योर शो नहीं करते 3 मंथ्स का वो तो सर वो तो अलग बात है ना, देखिए लीगली जो कहते हैं, जब लीगली की बात आएगी तो फिर तो उन्होंने शो भी करना है। वो तो बात हो गया कि उसने डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है, यानी कि इनकी सैलरी अगर डाली नहीं है फिर वो अनडिक्लेयर्ड होगी तो फिर तो ठीक है, वो बचा लेंगे।
लेकिन अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो लीगली तो ये कि रिपोर्ट करें, ठीक है। हाँ, फिर वो ये फनकारी कर सकते हो कि नहीं नहीं, ये तो इनकी पूरे साल की सैलरी थी 6 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, अब अभी तो समझो कि उसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। एक मुबीन साहब का क्वेश्चन है, एक अरशद साहब का क्वेश्चन है। मैं लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। वो क्वेश्चन में एक पॉइंट पढ़ूंगा, लॉ खोल लूंगा, वो पॉइंट पढ़ूंगा, लॉ खोल लूंगा। अगर मैं लॉ पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे बैठे होंगे, यार पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है। क्योंकि मैंने वो एक अप्रोच बनाई हुई है, रिवर्स अप्रोच, ठीक है। एग्जाम्पल से लॉ, ठीक है। जी भाई, वो मेरा यही सवाल था, बेसिक फैक्ट्री वहाँ वो हो गया है जी। कभी रिश्वत को तोहफा कहने से तोहफा नहीं बन जाता। तो सैलरी को आप फीस कह दें, सैलरी को आप कमीशन कह दें। जब आपका किसी बंदे के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, आपको जो चीज़ भी देगा वो सैलरी होगी, ये लॉ में लिखा हो 12(2) में। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो कहे फीस है, वो कहे रेमुनरेशन है, वो कहे बेनिफिट है, वो कहे फैसिलिटी है, वो कहे फलाना चीज़ है, वो कहे पर्क्स हैं, वो सैलरी है, ठीक है। उसके ऊपर हम देखेंगे। आप उसको कहें यार सैलरी के ऊपर होता है टैक्स, मुझे घर लेके दे दो, मेरी वो फलानी फीस दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे फलाने को दे दो। लॉ ने कहा ये तो डंडी प्रोग्राम है। उसने कहा गाड़ी के माध्यम में इतने पैसे सैलरी में ऐड होंगे, घर की माध्यम में इतने पैसे ऐड होंगे। तो वो जो चीज़ें हमने पूरी पढ़नी है, क्योंकि ये हो सकता था ना आप कहते यार पैसों के पेट पे होल्डिंग होती है ना, मुझे तो घर दे दें, मुझे तो आप मेरे बच्चों की फीस उधर डायरेक्ट स्कूलों में भेज दिया करें। तो लोगों ने वो लॉ में लिखा कि अच्छा मेरे घर का जो माली है, जो कुक है, उसको दे दे, मेरे घर का रेंट भी दे दे। तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर प्रिंसिपल बनाए हुए हैं। और घर दिया तो क्या होगा, अच्छा मैं बीमार हो गया तो इलाज करवा देना। तो ये पूरी चीजें कवर्ड हैं और हमने कवर करनी है, ठीक है। सर, बैंक प्रॉफिट पे जो टैक्स होता है फाइनल होता है, इस पे सवाल मैं करूँ आपसे? नहीं, अभी बैंक प्रॉफिट का नहीं, अभी ज्यादा सोचो कि आप फिर कहेंगे 50 से ऊपर है, 50 से नीचे है, नहीं आता मुझे। जी जी। नहीं, सर आप अभी नहीं। बोले कि यार बिल्कुल रखता है। बस मैं कंपनी, ठीक है, मैं ये होल्डिंग वगैरह करता हूँ, मतलब सेलिंग वगैरह। ठीक है। अब मुझे कंपनी करते हैं या फर्ज कानून करते हैं? करता हूँ, अच्छा, करते हैं, ठीक है। हर साल के इसको पेमेंट करनी मतलब कि मेरी तनख्वाह नहीं है, मैं मतलब कहीं जमा करवाता हूँ, डिपॉजिट करवाता हूँ मतलब कितना भी अमाउंट है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 50 लाख है, तो वो भी कंसीडर होगा कि मेरी तरफ से मैं जमा नहीं हुआ whatever, I think ये वो वाला। कहाँ अच्छा, जमा करवाते हैं, थोड़ा सा क्लियर अब मैं करें। इतना चाह रहा हूँ, हाँ अगर पार्टी को हाँ। पेमेंट जमा करवा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, इसके अकाउंट में, हम्म। वो मेरा आईडी कार्ड मेरा लेते हैं, सारा कुछ डाटा ले लेते हैं, तो ये कहीं कंसीडर होगा ताकि यार। एक बात याद रखें कि वो जो बैंकों को ना, एक उनका होता है KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है। वो कहते हैं बेसिकली जो ट्रांजेक्शन करने आते हैं ये बंदा कौन है, वो डिटेल्स इसलिए लेना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर आपको पूछा भी जाता है, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे क्लाइंट का कल उन्होंने बैंक ने लिखा है उनके क्लस्टर हेड को कि यार इस बंदे के जितने भी बैंक अकाउंट हैं, इस पार्टनरशिप के, इनके पार्टनर्स के, सब के हमें डिटेल्स दे दें। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सबके डिटेल्स दे दें। उन्होंने क्या किया, उसकी डिटेल्स भेज दिए। मेरी बात समझ रहे हैं कि अच्छा जी ये फलाना फलाना अकाउंट है। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो चेक जमा करवाने आया था ना, उस बंदे की डिटेल्स दे दें। ये चेक है जो क्रेडिट हुआ है ये किस पार्टी से आया है, जो डेबिट हुआ है किस पार्टी को गया है। तो बैंक के पास अगर डिटेल ना होती वो कैसे देता? इसका FBR के साथ FBR मांग सकता है, लेकिन आप कहीं उसके बेस पे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था दोबारा? उन्होंने कहा है कि भाई मैं कहीं जाके बैंक में कोई पैसे रखवा देता हूँ, किसी पार्टी के अकाउंट में जमा करवाता हूँ, वो मेरा CNS ही ले लेता है बैंक, तो वो क्या मेरे ऊपर तो कोई नहीं आ जाएगा मामला, ठीक है। वो जिनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं उनके ऊपर आएगा। जी भाई, आप लोग का किसी का नहीं है जिस रो में? जी भाई। टैक्सेबल इनकम का था कि 6 लाख नहीं होती, लेकिन एक शख्स की जो है ना ग्रॉस इनकम बन जाती है 9 लाख ईयरली। हम्म। 9 लाख बनती है, तो जब वो टैक्स जमा करवाएगा तो क्या 9 लाख का नेट रेट बनेगा या वो रिमेनिंग 3 लाख का बनेगा? भाई ये तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि ये जो पूरा 9 लाख, 6 लाख भी होगा तो वो टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स का रेट 0 है। मैंने ये नहीं कहा कि 6 लाख टैक्सेबल नहीं होती, 6 लाख भी टैक्सेबल है, बट द रेट ऑफ टैक्स इज 0%, ठीक है। अबव जो आपका 6 लाख से ऊपर अमाउंट है, 3 लाख, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना रेट लगेगा? वो सैलरी है या वो अदर देन सैलरी, वो जो पूरा फार्मूला पड़ा हुआ है।
तो यानी कि आप कहेंगे कि टैक्स की अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, अमाउंट पूरी टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स किस अमाउंट पे लगना है वो 3 लाख है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो यूटिलिटी बिल्स की भी वो डिस्कस हो रहा था, और ये जिस तरह से मेरा अब ये है कि कुछ यूटिलिटी बिल्स की अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तकरीबन कोई 1 लाख के अराउंड, इससे ऊपर वो कंपनी की वो होता ही है कि ऑफिस के बिल जमा कराने होते हैं, आते हैं मेरे अकाउंट में, फिर वहां से उठा के मैं बिल्स अकाउंट वो करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ उनके अकाउंट में। इसका इफेक्ट मेरे रिटर्न पे, या मेरी इनकम तो नहीं है, वो ये इनकम तो नहीं आते चलेगा, लेकिन एफबीआर आपसे इंक्वायर कर सकता है कि आपने पूरे साल में सैलरी बताई 12 लाख रुपए है, लेकिन आपके पूरे साल के अंदर जो पैसे पार्क हुए हैं वो 24 लाख हुए हैं, तो आपके पास प्रॉपर इसका हिसाब किताब होगा। कल को आप कंपनी छोड़ दो, कंपनी वाले आपको कोई डाटा ही ना दे, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। आपके पास समझो बिलों की कापी आपके पास होनी, कंपनी छोड़ भी है तो आप अच्छा लीगली वो कहेंगे हमारे बिल आप क्यों लेके जा रहे हैं, बस वो भाई ये देखो आए थे इतने पैसे यहाँ यूज किए थे मैंने, तो अवॉइड करें, या फिर एक अकाउंट ही सेपरेट करवा लें जिसके अंदर सिर्फ कंपनी की क्योंकि ट्रांजेक्शन कंपनी करें। अकाउंट से पे हो नहीं रहे होते, वो पर्सनल अकाउंट से पे आप होते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं। तो वो फिर आज सप्लीमेंट्री जब आएगी उसको 1 लाख के जेल जाएंगे, उसी तरह से 1 लाख आउट हुए जी। बैंक स्पॉट के वो लिए। सेम अमाउंट नहीं वो तो चाहिए। सर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, वो ये कह रहे हैं कि मैं मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट तो ये है ना कि इनके पास पूरी उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग हो कि ये हुआ ऐसे हुआ इधर से पैसे इतने आए। पास रिकॉर्ड है। और सर ये कल को कंपनी 2 साल बाद छोड़ देते हैं और 6 साल बाद इनका 6 साल के अंदर 5 साल बाद ऑडिट खुल जाता था फिर। सर हमारी कंपनी का जो कैशियर है ना, हाँ जी। चेक उसके नाम पे बनता है कंपनी का, ठीक है। वो एम्प्लॉई है, ठीक है। उसके एम्प्लॉई नंबर है, ठीक। उसको चेक मिलता है, वो चेक जाके कैश करवाता है। पहले तो उसको क्रॉस चेक होता था, हाँ दस जी। दस लाख का चेक होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 50 लाख 60 लाख, 50 में आता है। पहले जब क्रॉस था, क्योंकि वो क्रॉस करके आप चेक ओपन नहीं दे सकते, हाँ बिल्कुल ऐसे है, लॉ में है, तो बड़े सेक्शन 21L के अंदर है। लेकिन वहां तो उसके अकाउंट में जाता है, पैसे उसके जाते हैं। अब वो उसकी डेबिट उसके अकाउंट में नहीं आएगा ना, मतलब जब निकलवा लेगा, हाँ जी। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो वो बुक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसे ही है। वो तो किसी बुक करेगा। तो तो कोशिश। हाँ उसको जी। तो प्रूफ करेगा कि मैं कैशियर हूँ, यस। पेमेंट वॉचर बनता है बकायदा उसके नाम का, फिर लेकिन वो आप पेमेंट वाउचर की वो आप कॉपी लेके जाएगा, फिर भी आप उसको कहेंगे भाई आप क्यों लेके जाना है। बैंक बुक रखता है, कैश बुक रखता है, उसका काम हो यानी कि सकता कल को जब आपको पूछा जाए ना तो आप उसको है, जस्ट पूछा कराएं। जा सकता है। कोशिश यही की जाए कि उसको किसी और खाते में सेपरेट कराया जाए, ताकि हाँ। कि वो कल ना हो यस। सके। क्योंकि अभी तो मैं फाइनेंस से भी बात करता हूँ तो कहते हैं यार ऐसे, क्योंकि वो सेम अमाउंट आपकी आ रही है, वो सेम अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट भी हो रही, डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है। फिर भी आप तो कोशिश करें कि अकाउंट ही अलग खुलवा लें, वो डेबिट क्रेडिट अगर हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात। आप कहेंगे ये इतने कंपनी के पैसे आए थे इतने चले गए थे, आप प्रॉपर एक अपना एम्प्लॉयमेंट की एग्रीमेंट भी लेके ना अपनी फाइल में का हिस्सा बना के रख लो अलहदा से, उसमें वो एक करवा दो कि मैं भाई रिसीव भी कर रहा हूँ पे भी कर रहा हूँ और ये अकाउंट मैंने इस मकसद के लिए खुलवाया, अब ऑनवर्ड सीधा खा लो। मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज टू सर्टिफाइड एट के इस अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे, ताकि फिर भी हम एहतियातन चले। हाँ उस बिल्कुल। पे आप उनके नाम पे बनाए नहीं, ना। वो अमाउंट ज्यादा अब होती मैं है, वो इस 80,000 मुझे 90,000 अलाउ तक की नहीं गुंजाइश। है, मुझे लॉ अलाउ नहीं करता कि मैं किसी के पैसे जाके अपने साइन यस। करूं। ठीक है, तो मेरे क्लाइंट से मुझे किसी बात करना भी पड़ता करना भी है, पड़ता है। मैंने उनकी स्लिप्स रखी हैं, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, हम्म। उनके सिग्नेचर से हो जाते हैं, मेरी प्रोसीडिंग ही नहीं है उसमें। तो ये हम्म। सारी चीजें थोड़ी सी देखनी जरूरी है, जरूरी है। अपनी स्किल को सेव करने के लिए पैरामीटर्स रखने रखने पड़ते पड़ते हैं, एग्रीड। जी भाई। हैं। नेशनल सेविंग जो है, वो बहरूल अकाउंट पे कोई टैक्स नहीं कटता, जो विद होल्डिंग नहीं होती, बिल्कुल सही है। तो जब टैक्स रिटर्न देंगे तो हम मतलब खुद से टैक्स जमा करवाएंगे कितना। और वो 5% जमा कराएंगे। अगर कोई भी इनकम नहीं है, अगर कोई और इनकम है तो क्या इम्पैक्ट आएगा बबूल के ऊपर ना, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। याद रखेंगे अगर कोई भी इनकम नहीं है सिर्फ 5% टैक्स बनेगा। हालांकि बैंकों के ऊपर पैसे रखने के ऊपर जो प्रॉफिट आता है उस पर 20% टैक्स है। तो इसी मैंने ये भी एक टिप ही दी है कि यार जो ज्यादा एजेड लोग हैं दे कैन इन्वेस्ट इन द बहबूद, ठीक है, और उसके ऊपर वो टैक्स से जमा करेंगे 5%। लेकिन आपने कहा नहीं सर साथ सैलरी भी है, तो मैं कहूंगा फिर आपका कोई टैक्स ज्यादा भी बन सकता है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा बबूद पे ज्यादा नहीं बनेगा, सैलरी पे ज्यादा बनेगा। आपने कहा कैसे? मैंने कहा वो अभी आता नहीं है मुझे। ओवर 60, ठीक है, ओवर 60 या डिसेबल्ड है या विडो है, ठीक है, डिसेबल्ड और विडो के लिए कोई उम्र नहीं है, लेकिन जो आपका वो है अपना सीनियर सिटीजन उसके लिए अबाव 60 है। ये 3 लोग को जारी होता है, उसके अलावा जारी नहीं होता, ठीक है। ठीक है जी। कुर्तुलाइन। कुर्तुलाइन। थैंक। कुर्तुलाइन। इकबाल मीर।
सलाम अलैकुम सर। इकबाल, हेलो, ये अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी, इकबाल साहब। अच्छा, आई हैव थ्री क्वेश्चंस। जी पहला पहला ये है कि जो आपने केस बताया, केस वन केस टू, उसके अंदर अगर जी। इनकम एक मंथ की 50,000 है और वो 12 महीनों की करके वो 6 लाख या उससे कम बनती है, तो फिर उस पर कोई तो एवरेज फिर पे तो एवरेज टैक्स रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट भी नहीं जीरो, होगा। एवरेज रेट टैक्स ठीक। भी जीरो, तो विद होल्डिंग भी जीरो। आगे बताएं। वालेकुम। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने जिक्र किया था कि एडजस्टमेंट होती है, क्या ये सेम ईयर के अंदर ही होनी चाहिए जिस तरह एम्प्लॉय सेम एम्प्लॉय ईयर के में अंदर, होनी चाहिए या नेक्स्ट ईयर में? सर, सेम। सुने सुने सुने, सेम ईयर में होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अभी पेंडिंग है जो कल हम इंशाल्लाह करेंगे। 3 पॉइंट्स बाकी हैं फर्दर भी, ठीक है, कि कम हो गया ज्यादा हो गया, इसके ऊपर भी लॉ में कहाँ पे क्या बात लिखी हुई है। वो 168 भी देखेंगे, 168 का 2 और 149 का 1 अभी कंप्लीट करेंगे तो उसका भी जवाब आ जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल है। जी वो इस नज़र से कि हम डिफरेंट अभी टैक्स को पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऑफिस के अंदर समटाइम कुछ केसेस आते हैं, तो बीइंग अ न्यू टू द टैक्स, हमें किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए कि इस पे कौन कौन सा टैक्स अप्लाई होता है, कौन कौन सा लॉ लगता है, सेक्शन लगता है, उसके लिए क्या जनरल एक अप्रोच होती है कि हमें किस तरह चलना चाहिए, कि एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर ये हमें कानून पढ़ने चाहिए, एक जनरल बात कर। तो कोई ऐसा कुलिया है आपके पास? इकबाल साहब, कोई कुलिया नहीं है यार, कुलिया होता तो बिल्कुल आपको दे भी देता। अभी आपको थोड़ा सा बस सब्र का दामन थाम के रखना होगा। अनलेस कि वही हम लॉ को कंप्लीट कर लें तो एक एक चीज बताऊंगा, बट उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको सब्र का दामन थाम के रखना पड़ेगा। जब आप मेरे अच्छा, साथ ठीक है। कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी कुछ चीजें आती होंगी, उम्मीद करता हूँ। हाँ, बस मैं यही था कि वो ऑफिस के अंदर बेफिक्र थोड़ा रहें, मुझे बेफिक्र रहें। आप थोड़ा हैं कि फेस आप करना लेट पड़ेगा। आपने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन 2 साल पहले ज्वाइन करना चाहिए था मुझे। शायद आज आप कहाँ खड़े होते। हाँ, शायद। ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तकी मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये पूछना था, अगर कोई मुझे चेक दे अपने सेविंग अकाउंट का और हम्म। मैं जाके कैश निकलवाता हूँ, लेट से 10 लाख रुपए कैश है, और तो बैंक मेरा आईडी कार्ड मांगता है, मैं दे देता हूँ। तो मेरा सवाल उसके ये और है, कुछ भी नहीं होगा आपके ऊपर। एम आई जी एस पे नहीं जाएगा ये? जी जी। एम आई एस पे शो नहीं, नहीं होगा? आपका नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अभी इसको छोड़ दें, नहीं जाएगा। अच्छा। MIS पे दब जाता है जब टैक्स कटता है, ठीक है। तो वो अच्छा, आपको उसने दूसरा दिया, भाईजान ने चेक ले लें, ठीक है। जी दूसरा ये है कि मेरी फैक्चुअल केस है, सैलरी दो कंपनी से आती है। अब वो अपने हिसाब से जी। टैक्स काट लेते हैं, लेकिन आखिरी महीने में ना मुझे फिर अच्छी खासी चट्टी पड़ जाती है कि जी आप पैसे जमा करो। और मैंने बड़ी तरह रिक्वेस्ट किया अकाउंटेंट्स को भी, मेरी आप थोड़ी सी ज्यादा विद होल्डिंग कर लें, तो वो कहते हैं हम बाय लॉ नहीं कर सकते। तो ये क्या बात सही है? नहीं, बाय लॉ विद होल्डिंग तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के अलावा हो ही नहीं सकती, ना ऊपर हो सकती है ना नीचे हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए हमेशा एक वो एट द एंड ऑफ द ईयर देना पड़ेगा मुझे? जी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा। नहीं, वो देना देना तो है। मैं ये चाह रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो ना थोड़ी थोड़ी किस्तों में मैं दे दूं, तो वो मैं साल में अब खुद ही दे सकता हूँ। वो मेरे मेरे पास रखवा दिया करो, साल के एंड पे ले लिया करो। ठीक है सर, आप फाइल कर दिया करें। ठीक है। वो यही है कि खुद हाँ सेविंग मैं करे फाइल यार। कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, शुक्रिया मुझे सर। आप मंथली भेज दिया करें, ठीक है। ठीक है थैंक सर। यू। कुर्तुलाइन। अस्सलाम कुर्तुलाइन। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थोड़ा जागती रहा करें हेलो, आप। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर, मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। देखें, जिस आप सैलरी में टैक्स कट रहा है, तो कोई एक रेशियो तो पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट ने रखी होगी ना, कि 2.5 कटना है इस पे विद होल्डिंग 5 कट रहा है, 5% कट रहा है, या 6% कट रहा है। एक रेशियो का चार्ट तो कोई होगा ना बकायदा? तो चार्ट हमने पिछली क्लासेस आपने ली हैं। सर, मैंने पिछली क्लासेस तो ली है, लेकिन वो जो मैंने डाउनलोड किया उसमें मुझे मिला नहीं है बकायदा। भाई आप LMS पे बाकी ऑर्डिनेंस का। क्लासेस लें। भाई उसके अंदर मैंने आपको 242 के बाद आपको दिखाया था, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार्ट दिया गया, इतनी इनकम होगी तो इतना रेट ऑफ टैक्स, इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स, इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स। हमने इसको डिस्कस किया है। वालेकुम सलाम। हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वालेकुम सलाम। आप उस लेक्चर को काइंडली रिपीट वो करें वाली फाइल अगर। अगर आप शेयर।
मैं आपको भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, लेकिन आप लॉ को पढ़ना सीखेंगी तो जिंदगी भर आसानी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फाइल चाहिए तो फाइल भेजना मेरे कोई मसले वाली बात नहीं है। गूगल पे केपीएमजी टैक्स कार्ड लिखें, वहां से आपको 149 मिल जाएगा, 149 के अंदर रेट दिए गए हैं, ठीक है। उसमें विद ठीक है होल्डिंग जी। वगैरह की भी परसेंटेज लिखी हुई होगी? भाई वो विद होल्डिंग भी उसी पे होती है, विद होल्डिंग भी उसी पे होती है, वो विद होल्डिंग के रेट ही दिए हैं मैडम, उसके ऊपर लिखा विद होल्डिंग टैक्स कार्ड, विद होल्डिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर कलेक्शन एंड डिडक्शन, ठीक है। उसको आप देखेंगी तो वो विद होल्डिंग का ही कार्ड है, ठीक है। उसको आप एक दफा हेडिंग को प्लीज पढ़ें। आसिम। अलैक्म। ठीक। वालेकुम सलाम जी। तो सर ये जो सा एवरेज रेट है, तो इसमें जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम्म। कि अगर ड्यूरिंग द ईयर सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो उस पर हमें एक केस बना के देख सकते हैं अक्सर, अगर आप नेक्स्ट क्लास में बता दें। दे लूंगा, दे दूंगा, अगली क्लास में दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक है। चलें, ठीक है। ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।